टीचर्स शो। द टीचर्स शो है ये सरकार, द टीचर्स शो है ये सरकार। चलो जी हो जाओ तैयार, चलो जी हो जाओ तैयार, चलो जी हो जाओ तैयार। द टीचर्स शो है ये सरकार, द टीचर्स शो है ये सरकार। यहाँ हर टीचर सरकारी है और ये सबसे असरकारी है, असरकारी है। हमारा शो सब पर भारी है, ये जब से शुरू हुआ जारी है, जारी है, जारी है। द टीचर्स शो है ये सरकार, चलो जी हो जाओ तैयार, चलो जी हो जाओ तैयार। द टीचर्स शो है ये सरकार, द टीचर्स शो है ये सरकार, द टीचर्स शो है ये सरकार। द टीचर्स शो। नमस्कार, द टीचर्स शो के एपिसोड 141 में आपका स्वागत है। और रोज की तरह हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान आज दिल्ली से लाइव हैं। मैं उनसे शो से पहले चर्चा कर रहा था कि लगता है उन्हें देख के कि उन्होंने समय को रोक दिया है। जी हाँ, जैसे मैंने उन्हें 20 साल पहले देखा था, आज भी वो वैसे ही दिखते हैं, उतने ही खूबसूरत, उतने ही मासूम और उतने ही। तो हम आज स्वागत करेंगे राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय नई दिल्ली के स्नातक और उत्तरकाशी के मूल रूप से निवासी, कला दर्पण के संस्थापक, TIE यानी कि थिएटर इन एजुकेशन कंपनी के संस्थापक सदस्यों में शामिल रहे डॉक्टर स्वर्ण रावत साहब का। डॉक्टर स्वर्ण रावत की और बहुत सारी खूबसूरती है, बहुत सारी विशेषताएं हैं, उन पर हम चर्चा करेंगे। आज हम उनसे सीखेंगे कि कैसे हम बच्चों के साथ रंगमंच में किन किन बातों का ध्यान रखें, और अगर हम अपने स्कूल में बच्चों के साथ या अपने मोहल्ले में, अपने गाँव में, अपने शहर में बच्चों के साथ रंगमंच करना चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए। और मैंने उनको बहुत सहयोगी पाया है, बहुत बिल्कुल बड़े भाई की तरह उनका प्यार स्नेह हमेशा मेरे साथ रहा है। और मेरे ही साथ नहीं, उत्तराखंड में जितने भी, उत्तराखंड में या उत्तराखंड के बाहर जितने भी लोग उन्हें बुलाते हैं, जिन भी विद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में वो गए हैं, उन सब के साथ सबका यही अनुभव है, बहुत ही मृदुभाषी। और हमारे साथ रोज की तरह इस वक्त मैं देख पा रहा हूँ, आज पूरी टीम है एक साथ बहुत दिनों बाद। आदरणीय गिरीश चंद्र जोशी जी हैं दिल्ली से, और श्री मुकेश प्रसाद बहुगुणा जी हैं पौड़ी से, और साथ में श्री हेमंत बिष्ट जी हैं नैनीताल से। तो आप सबका स्वागत है सर द टीचर शो के एपिसोड 141 में। नमस्कार, शुक्रिया, थैंक यू। द टीचर शो में सभी का अभिनंदन, जो इसे तमाम लोग जुड़ रहे हैं उनका भी। स्वर्ण सर आपका स्वागत है। हम तो बाकी चारों लोग तो हम मेजबान हैं, रोज के हैं, और हेमंत दास स्वस्थ हैं, बहुगुणा जी स्वस्थ है, और सबसे बड़ी बात की बहुगुणा जी का नेटवर्क स्वस्थ है फिलहाल। कितनी देर तक रहेगा ये कोई नहीं जानता। ओके सर स्वर्ण सर, हमारे शो का जो पहला सेगमेंट है वो सवाल जवाब का सेगमेंट है, जिसमें एक बहुत खूबसूरत सा बहुत छोटा सा सवाल जोशी सर पूछते हैं और उसका जवाब जी बहुत छोटा होता है, लेकिन दर्शक दे नहीं पाते क्योंकि गूगल में नहीं मिलता। तो गूगल के बॉस हमारे जो है गिरीश चंद्र जोशी सर हैं, तो वो सवाल पूछेंगे और दर्शक जो भी सही जवाब देंगे उनको माया ऑप्टिकल्स की ओर से एक खूबसूरत सा चश्मा इनाम में दिया जाता है। तो जोशी सर से अनुरोध है कि वो सवाल पूछे। मैं सवाल स्क्रीन पर लाइव कर रहा हूँ। जी सर, आपका माइक म्यूट है सर, माइक अनम्यूट कर लीजिएगा।
यह देश का सबसे प्रतिष्ठित और शहर का सबसे पुराना क्लब पहले तो ब्रिटिश अधिकारियों के लिए था, फिर बाद में सामान्य जन के लिए भी खोल दिया गया। शहर के महाराजा और गणमान्य लोगों के बीच के रोजनामचे से पता चलता है कि एक सदस्य अधिकारी ने यहाँ 13 रुपए का उधार दिया और वो आज तक नहीं चुकाया। और ये अधिकारी जो थे वो ब्रिटिश सेना के अधिकारी थे जो इस शहर में आए, 3 वर्ष रहे, उसके बाद वो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर में चले गए अपना कर्तव्य निभाने के लिए। और उसके बाद में बहुत बाद में वो देश के एक सुप्रतिष्ठित पद पर पदासीन हुए। ये कौन सज्जन, किस क्लब की हम बात कर रहे हैं, मेनली कौन सज्जन है? This club is the oldest in the city. Initially for the officers of the British Empire, it was later open to the civilians. Among its many illustrious members have been the Maharajas. According to an entry in the club's ledger book, a particular member still owes 13 rupees to the club. This person, as an army officer, arrived in the city in the third year of the last decade of the 19th century and left after 3 years to perform his duty in the northwest frontier. Who is this defaulting officer? Who eventually elected to an important position constitutionally in his country. जी धन्यवाद सर। और इस सवाल का सही जवाब देने वालों को माय ऑप्टिकल्स की ओर से खूबसूरत सा चश्मा इनाम में दिया जाएगा। सवाल इतना बड़ा है कि मेरा चेहरा नहीं दिख रहा है, साथ में हेमंदा भी छुप गए हैं। तो जोशी सर का सवाल बहुत सारे हिंट दे दिए, मुझे लगता है इतने हिंट नहीं देने चाहिए थे। चलिए कोई बात नहीं, इनमें से 2 हिंट स्क्रीन के पीछे छुपे हुए हैं, ये लीजिए हेमंदा और मैं। इस प्रश्न को लगाने के लिए एक विशेष प्रयोजन आज और था, वो मैं आपको कार्यक्रम के अंत में बताऊंगा क्यों ये प्रश्न रखा गया। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो हम चलते हैं हमारे आज के मेहमान आदरणीय डॉक्टर स्वर्ण रावत सर के पास। रावत सर, जो सवाल मुझे सबसे लास्ट में पूछना चाहिए मैं आज सबसे पहले पूछता हूँ कि अपनी फिटनेस का राज सबसे पहले बताइए। कैसे आप इतने खूबसूरत हैं इतने सालों बाद भी, बिल्कुल वैसे के वैसे ही जैसे पहले देखे थे। राज को राज ही रहने दीजिए। वाह। और हेमंता भी हमारे देख रहे हैं, शुभ चिंतकों के दुआओं से सब ठीक है। चलिए बढ़िया सर। एक बहुत कल पिछले कुछ दिनों पहले हमारे यहाँ पिथौरागढ़ से एक अतिथि आए थे, आप उत्तरकाशी से हैं, दोनों बिल्कुल सीमांत जनपद हैं। अगर उत्तराखंड के संदर्भ में बात करें तो एक्सट्रीम वेस्ट और ईस्ट हैं, और देश के संदर्भ में बात करें तो दोनों चीन के बिल्कुल पड़ोसी हैं। मतलब बीजिंग बहुत नजदीक होता होगा वहां से, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन फिर भी आप इतने दूरस्थ स्थान से निकल करके राष्ट्रीय फलक पर जाना, वहाँ फिर ट्रेनिंग लेना, फिर मुंबई जाना, पूरे देश में फैल के काम करना, तो ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली सर? पहले तो ये जानना चाहेंगे। और बचपन की थोड़ा सा यादें, आप नैनीताल भी रहे, युगमंत के साथ काम किया, हेमंदा बैठे हुए हैं, उस पर चर्चा करेंगे। तो थोड़ा बचपन से हम आपके साथ चलना चाहेंगे सर, बचपन से आज तक की यात्रा करना चाहेंगे आपके साथ। बचपन में जैसा कि हमारे उत्तराखंड में महाभारत और रामायण ये जगह जगह हर जनपद में, जितने भी 13 जनपद हैं, तो उसी में ही उत्तरकाशी जनपद में हम लोग बराबर अपने जो ग्रीष्मकालीन छुट्टियां होती थी तो बढ़ चढ़ कर उसमें हिस्सा लेते थे। दूसरा सावन मेले होते थे, उसमें हिस्सा लेते थे। और तीसरा जो शिक्षण संस्थाओं का एक उस दौर में रिलीज जो होती थी, पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, रीजनल लेवल पे, फिर नेशनल लेवल पे, तो ये सारे जो अलग अलग पायदान हैं, जो ये अलग अलग कहना चाहिए पड़ाव हैं, ये बखूबी हमारे लिए एक रास्ता बनते चले गए। और हम इन तमाम रास्तों में चलते हुए दूसरे साथियों के सहयोग से करते चले गए और फिर अंतोगत्वा राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में पहुंच गए। तो संक्षिप्त में तो यही है। हाँ, लेकिन सर ये इतने आसानी से आपने बता दिया कि जैसे बड़ा सरल काम था। अगर ऐसा होता तो उत्तरकाशी के सारे लोग राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में होते।
जी जी। तो आपका कुछ जो संघर्ष रहा होगा वो हम जानना चाहते हैं सर। हम्म। और मेरा बाकी मेहमानों से अनुरोध है, कि बाकी मेजबानों से अनुरोध है कि जब वो ना बोल रहे हो तो प्लीज अपना माइक म्यूट कर दीजिए, क्योंकि बैकग्राउंड में बड़ी खूबसूरत सी आवाज आती है, कभी कुत्ता भौंकता है, कभी घंटी बजती है, कभी कुछ और हो रहा होता है, तो औरों को डिस्टर्ब ना हो। जी थैंक यू। जी सर। हाँ, एक हमारा ना सबकॉन्शियस जो एक माइंड होता है जिसमें हम एकदम न तो अचेतन की स्थिति में होते हैं और न चेतन की स्थिति में, उसमें ऐसा कुछ मेरे जहन में बचपन से ही रहता था कि मुझे इस दिशा में जाना है। और अक्सर ये सारी चीज़ें बहुत सब्जेक्टिवली होती हैं, लेकिन पता नहीं कभी कभी ड्रीम्स के ज़रिए, कभी कभी कुछ टेलीपैथी इंट्यूशन के ज़रिए ये इस तरह की वाइब्रेशन, इस तरह के कंपन, और फिर उसको बाहर अपने कॉन्शियस माइंड में मैं काफ़ी कहना चाहिए कि उस चेतन की अवस्था में देख पाया अपने सेंसेस के जरिए, चाहे वो आपका देखना है या सुनना है या सूंघना है या स्पर्श करना है या फिर आपको चखना है, ये जो सेंसेस के ज़रिए हैं, या फिर अलग अलग जो हमारे इमोशंस हैं, चाहे वो आपका श्रृंगार है या वीर है या रौद्र है, विभत्स है, या आपका हास्य है या अद्भुत है, या फिर भयानक है, या फिर आप कहीं ना कहीं कुछ इस तरह का कि जिसमें आपको एक शांति, एक सुकून, एक चैन के उसमें जिसमें कोई रस ही नहीं है, बिल्कुल आप उदासीन हैं, बहुत न्यूट्रल हैं। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं आसपास रहीं, और वो एक कहना चाहिए कि जीवन में वो सब था, और अपने आप को पहचाना कि यस मैं कौन हूँ, मैं क्या करना चाहता हूँ। तो एक तरह का सेल्फ एक्सप्लोरेशन भी रहा है, और आसपास का जो एक माहौल मिलता रहा, स्पेशली स्कूल टाइम में तो प्रभात कुमार ऊपरी थी, वो बाद में प्रोफेसर हो गए थे, तो उनकी गाइडेंस मुझे लगता है कि वो जो, जैसे कि आपको अच्छी तरह से मालूम है, जो हमारा अभी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का जो अभी नया प्रारूप हमारे सामने आया है, जिसमें 5+3+3+4 ये इतने सालों का जो है, तो जो शुरू के जो साल हैं वो बहुत महत्वपूर्ण थे। उसमें पूरा का पूरा 6 साल से लेकर के जो 11 साल तक है, हालांकि शुरू वाला जो फाउंडेशन स्टेज होती है, जिसको हम प्री स्कूल भी बोलते हैं, चाहे वो आंगनवाड़ी हो, वाटिका हो, वो वाला जो, या उसके बाद हम जो दूसरे वाले में आते हैं प्रिपरेटरी वाला, तो वो अपने आप में एक तो फर्स्ट से सेकंड हो गया, फिर थर्ड से फिफ्थ वाला जो है क्लास की बात कर रहा हूँ मैं, तो अपने आप में वो एक नींव का पत्थर होता है। उसमें अगर आपको सही शिक्षक मिल गया तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। वो क्योंकि एक सांचे की तरह, जैसे कुम्हार बाहर से उसको हल्के हाथों से एक आकार देता है, और उसके बाद ये 5 साल के बाद जो दूसरा जो पायदान है, दूसरा जो चरण है, ये आपका 8 से 11 साल तक ये वाला हो गया। उसके बाद 11 से लेकर 14 तक मिडिल वाला, जो मिडिल स्टेज वाला है, 6, 7, 8, तो उस वाले फेज में कई ऐसे टीचर जो हमारे लिए एक इंस्पिरेशन थे, प्रेरणा के स्रोत थे। और फिर वो सेकेंडरी वाला, उसमें भी उसी तरह से जो आपका ये 14 से लेके 19 साल तक है, 9, 10, 11, 12, तो ये जो अलग अलग चरण है, शुरू वाला तो अपने आप में एक्टिविटी ओरिएंटेड, उसके बाद धीरे धीरे आप स्पेसिफिक हो जाते हैं। और मुझे लगता है कि जो वो टीचर थे, उन टीचर के अंदर कहीं ना कहीं वो गॉर्डन वेलिंस वाली जो बात है, जो 60 के दशक में यूके में जो उन्होंने स्थापित किया अपने 3 लोगों के साथ, कि कहीं ना कहीं ये एक सिक्के के 2 पहलू हैं, और उस पहलू में जो पहला है, वो पहलू उस शिक्षक का, वो कहीं ना कहीं वो एक अभिनव कौशल है। तो उन अध्यापकों के अंदर वो था, वो एक्टिंग स्किल थी। और दूसरा जो पहलू है वो एक शिक्षक की गुणवत्ता, वो उनके अंदर वो टीचिंग क्वालिटीज थी। तो हम बड़े सौभाग्यशाली रहे कि उस दौर में ऐसे गुरु भी हमें मिले जिन्होंने हमें मोटिवेट किया,
जो हम आज बात करते हैं पीटर सलेट की या डोरोथी हैडकोट की, कि टू बी अ गुड फैसिलिटेटर, टू बी अ मोटिवेटर, टू बी अ कैटलिस्ट, तो वो हमें मिले हैं उस दौर में। तो मैं सौभाग्यशाली मानता हूं कि उस दौर में अगर वो गुरु, वो टीचर, वो शिक्षक न मिलते तो आज इस द टीचर शो में आपके साथ मैं रूबरू नहीं कर पाता। जी, आपने श्रेय अपने अध्यापक को दिया, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगा। शुक्रिया। वाह, बहुत बढ़िया सर, बहुत बहुत आपने बहुत शालीन तरीके से इस बात को स्वीकार किया कि शिक्षकों की वजह से ही हम कुछ होते हैं। शिक्षक होते हैं तो हम होते हैं, और शिक्षक भी इस बात को मानते हैं कि छात्र हैं तो हम हैं। जी, तो ये बड़ा अच्छा, बहुत सबसे खूबसूरत रिश्ता है दुनिया का विद्यार्थी और शिक्षक का जो होता है। तो फिर उसके बाद सर राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय आने की भूमिका कैसे बनी? क्या है पहले बेसिकली, आपने युवा और तमाम संस्थाओं के साथ थिएटर किया, वो भी थोड़ा अनुभव हम जानना चाहेंगे। हेमंदा बैठे हैं आदरणीय नैनीताल। एक्चुअली मेरी जन्मस्थली इधर रही है, इस घाटी में, गढ़वाल घाटी में, लेकिन सही माने में कर्मस्थली में इधर मानता हूँ, कुमाऊं घाटी में, कि जिस तरह से मैं वहाँ जॉब में था, तो मैं तो इधर था शुरू में, जो मल्लीताल में पुलिस हॉस्पिटल है उसमें था। उससे पहले मेरा ये रहता था कि नहीं, मेन स्ट्रीम में आने के लिए, क्योंकि वहाँ पे शरद उत्सव जो होता था वो इंटरनेशनल लेवल का फेस्टिवल होता था बाहर ओपन एयर में। तो मेरा ये था कि नहीं, मैं शुरू में भवाली टीवी सैनिटोरियम में रहा जॉब में, फिर उसके बाद उसके दूसरी तरफ वैक्सीन इंस्टीट्यूट जो पटवा डांगर है, बट मेरा ये था कि नहीं, किसी तरह से नैनीताल में मैं, तो पता नहीं वो मेरी जो चाहत थी वो पूरी हुई, और फिर मैं नैनीताल में आया, और नैनीताल में युगमंच, और युगमंच का वो दौर तो बड़ा ज़बरदस्त था, वो 80 का जो दौर था। तो मैं जुड़ा युगमंच से, और युगमंच में तमाम जो भी उस टाइम में प्रोडक्शंस हो रहे थे, और भवाली या पटवा डांगर वहाँ पे भी रह के संस्था बनाया, और हमने उस फेस्टिवल में शरीक हुए थे, जो ये शरद उत्सव जो होता है। लेकिन यही था कि नहीं, नैनीताल अगर आएंगे तो और ज़्यादा चीज़ों का एक्सपोजर मिलेगा, जैसे मिला भी। मल्लीताल और तलीताल के बीच में जो दुर्गा शाह लाइब्रेरी है, उसका भरपूर कहना चाहिए कि फ़ायदा हुआ। ऊपर जो जहाँ ट्रेनिंग होती है IAS, ये जो सारे ऑफिसर्स वगैरह हैं, ऊपर शहीद सैनिक स्कूल के वहाँ पे भी तो अपने आप में वो एक अच्छा पूरा दौर रहा। और युगमंच संस्था से जुड़ कर के जो जहूर भाई कहीं बता भी रहे थे कि जो नाटक जारी है, तो आई वॉज एज एन एक्टर उसमें। इवन जो कुरुक्षेत्र में जब उसका शो हुआ था, तो उस टाइम मैं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में आ गया था, तो फिर भी वहाँ से मैं और सुदर्शन जुयाल उसमें शरीक हुए थे, और तमाम दूसरे प्रोडक्शन जितने भी हुए हैं वहाँ पे, चाहे वो द कॉर्पोरेशन चौक सर्किल खड़िया का घेरा हो, या हैमलेट जो शेक्सपियर का था वो हो, या इवन शुरू का जो नाटक है एडिपस पे उसमें हो, तो हर एक में वो किरदार, वो अलग अलग भूमिकाएं युगमंच में रहते हुए निभाई। और फिर मज़े की बात है कि नैनीताल होते हुए भी वो उत्तरकाशी का जो माघ मेला है, नैनीताल से 3 साल तक कहीं ना कहीं वो दोनों घाटियों का एक संगम जो है, कि यहाँ से हम लोग अपना जो हमारा समूह था उसको लेकर के माघ मेले में 3 साल बराबर गए हम, और 3 साल 3 फुल लेंथ प्ले ले गए। तो मुझे आज भी याद होता है कि क्या एनर्जी रही होगी उस टाइम, और क्या जज्बा रहा होगा, कितना हम पैशनेट रहे होंगे। शुरू में हम वहाँ पे पहला जो नाटक था वो हम पोस्टर ले गए थे शंकर शेष का, बल्कि गोविंद राजू ने बहुत अच्छा पोस्टर में, क्या एक टाइटल था उसका, जो तब तो ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इतना प्रचलित नहीं था, जो भी अखबार लोकल के होते थे, कड़कती सर्दी में पोस्टर से चिपके लो। अब बताइए, ओपन एयर में करना, खुले आंगन में, तो ये अच्छा उन्होंने एक रिव्यू दिया था उस टाइम। वो लखनऊ बाद में गए थे, उत्तरकाशी में थे, और उसके बाद दूसरे साल हम जब वहाँ उत्तरायणी में माघ मेले में गए, तो हम ले गए थे भीष्म साहनी का कबीरा खड़ा बाजार में।
और आखिरी साल हम जो ले गए थे वो मंडू भंडारी का महाभोज। तो ये सब नैनीताल से, और नैनीताल में युगमंच का बड़ा सपोर्ट रहा, क्योंकि हमने जो उत्तरकाशी में संस्था जो फर्स्ट ईयर में मैं वहाँ गया था संबर में तब बनाई थी, लेकिन इतना साधन और इतना कुछ हम नहीं कर पा रहे थे। तो युगमंच ने बाकायदा मदद किया, तमाम वो लाइट्स, कॉस्ट्यूम वगैरह, स्पेशली जब हमने हैमलेट प्रोडक्शन वहाँ पे किया था अपने कला दर्पण बैनर तले। तो ये है साहब, आपने कहा युगमंच वाला, तो ये उनके साथ अनुभव रहा। हम जॉब में भी थे वहाँ पे, लेकिन ज़्यादा मन तो प्रोडक्शंस में ही रहता था। हेमंता कुछ पूछना चाह रहे हैं? जी हेमंता। जी सर, मैं तो कई बार आपसे प्रश्न, व्यक्तिगत प्रश्न है, लेकिन पूछना चाह रहा था, जब नैनीताल में आप लोग थे तो उन दिनों में एक्टिवली मतलब जहुरदा के यहाँ आता था, लेकिन रोल वोल हम लोग नहीं करते थे। मैं उन दिनों जॉब स्टार्ट करके रुद्रपुर चला गया था, बाद में 88 में लौटा। उसके बाद मुझे मौका मिला, मैं उत्तरकाशी माघ मेले में आया था सर एक बार कवि सम्मेलन में। मैं आप ही के यहाँ रहा भी, आप ही के घर में। सुमन भाई साहब, सुरक्षा भाई साहब मेरे मित्र हैं। तो हाँ, तो सर अक्सर लोग कहते हैं कि आपके सब भाइयों का नाम सुरक्षा, सुमन और सुवर्ण, मतलब 100 से ही क्यों है? मतलब इसके पीछे क्या कथा है? माताजी पिताजी का कोई संकल्प था या ये महज इत्तेफाक पापा है? का नाम भी अभी पिछले दिनों ही वो हमसे विदा हो गए, ये कोरोना काल में ही। तो उनका नाम भी से था, सुरेंद्र। फिर बड़े भाई साहब सुदर्शन, सुदर्शन के बाद फिर सुरेश, जो अभी देहरादून विकास नगर में है। तो हमारे बड़े भाई भी नहीं रहे, फादर भी नहीं रहे। तो इनका रुझान मतलब ये लगाओ कि जब वो जॉब में थे तो छोटी मोटी भूमिकाओं में हम आते थे। ये कहीं ना कहीं हेरिडिटरी, वो जीन में कहीं ना कहीं था। फिर सुरेश के बाद फिर मैं सुवर्ण हुआ, फिर उसके बाद आपका ये सुमन हुआ, फिर सुभाष, फिर सुरक्षा, सबसे छोटी सुधा। तो आप सही कह रहे हैं जी, पूरे घर परिवार का रुझान जो है ना इस विधा में था और अभी भी है, अपने अपने स्तर पे हम सारे लोग। जी। तो उस दिन माघ मेले के बाद, और उस दिन इत्तेफाक क्या रहा कि मैं भी इधर से गया। एक बड़ा गजब का इत्तेफाक है भट्ट जी, उन दिनों डैम नहीं था, टेहरी डैम नहीं बना था, बहुत पहले की बात है। तो मुझे एक होटल पे, वहां पर बस रुकती है, वहां पर चाय वाय पीते हैं, और वो छोले जैसे बने थे। तो एक झोला दिखाई दिया मुझे, तो मैंने कहा ये झोला हमारे गिरदा का जैसा दिख रहा। एक मन तो हुआ मैं झोला खोलूं और अगर उसमें कुछ है दवा वगैरह तो गिरदा का होगा, लेकिन मैंने नहीं देखा। और फिर मैं उत्तरकाशी जब पहुंचा तो पता लगा आगे गिरदा गए थे, और उनके दवाओं का और उनका जो झोला कंधे में रहता था वो टेहरी डैम के आसपास छूट गया था वो दुकान पे। तो मैं कहना भी डर गया कि मैंने वो झोला उस दुकान में देखा। मैंने चुपके से नरेंद्र नेगी जी से कहा, तो फिर मंगवाया गया। तो उस बहाने क्या हुआ, ऐसा आपके घर रहने का मौका मिल गया, वो सभी लोग थे वहां पे। तो मुझे सुबह की गाड़ी भी पकड़नी थी, तो आपके स्टूडियो में रहा था मैं, जो स्टूडियो में 2 मंजिले में। जी। हाँ, और उसके बाद सुमन भाई साहब के साथ बहुत ज्यादा मेरा रहा, मित्रता रही, क्योंकि वो फिजिक्स के आदमी हुए तो हम लोग साथी। तो उन दिनों आपने एक प्रोडक्शन किया था, सुआ प्यारी सुआ, एक बहुत ही मतलब बहुत क्यूट सा गढ़वाली गाना है, उसके पीछे क्या कहानी है थोड़ा बताएंगे, फिर भट्ट जी लोग चलेंगे। हाँ, ये किस सन की बात आप कर रहे हैं? ये मुझे लगता है सेमवाल का गाया हुआ गाना है ये, जो आपके सेमवाल है ना। जी 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 जी, गंगोत्री के। हाँ, बहुत ही सुंदर एक गाना बना था ये। मुझे लग रहा है 10-12 ही साल हो रहे हैं गाना बने, तो 10-12 साल। हाँ, आप सही कह रहे हैं। वो क्योंकि हम लोगों का ये था कि एक तो इस तरह की स्टोरीज जो हैं, चाहे वो रस्किन बॉन्ड की हो, चाहे वो ऐसी जो हेंडरसन की हो जो डेनमार्क के हैं, तो कहानी, उपन्यास और फोक को लेकर के भी, तो फोक को लेकर के भी हमारे समूह में जो तमाम लोग रहे हैं उन्होंने बहुत काम किया। लेकिन जिस दरमियान की आप बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि मैं शायद दिल्ली आ गया हूँगा उस टाइम। हाँ, आप दिल्ली थे। तो मुझे इतना इस प्रोडक्शन के बारे में कि क्या प्रक्रिया सुरक्षा भाई साहब बता रहे थे, पोस्ट प्रोडक्शन शायद दिल्ली विल्ली हुआ, इसलिए मैं पूछ रहा था। लेकिन
मुझे आज एक चीज का तो मुझे आज बहुत ही अच्छा लगा। अक्सर हमारे मनों में प्रश्न होता था कि पूरा परिवार, सारे भाई बहन, पिताजी सब 100 नाम से पता नहीं कैसे, तो वो आज आपने मेरी जिज्ञासा को शांत किया सर। बहुत बहुत धन्यवाद भट्ट जी। तो ये पिताजी और ब्रदर सिस्टर के अलावा माताजी का भी बड़ा बैकग्राउंड में सपोर्ट रहता था। कई लोग जी। ऐसे होते हैं वो सामने नहीं आते हैं, लेकिन आपके घर परिवार में भी जरूर इस तरह का रहता होगा कि जो भी आप करते हैं बिना उनके, तो वो भी अपने आप में सराहनीय रहा है। बल्कि अब तो सुमन जी की पत्नी भी बहुत एक्टिवली पार्ट करती हैं। आपने विद्यालय की बात कही थी कि जी, विद्यालयों से रैलीज में आपको बहुत अनुभव मिले, तो सुमन जी की पत्नी भी बहुत हाल ही में थोड़ा अस्वस्थ रही हैं वो, लेकिन हाँ, बहुत अच्छा काम है उनका भी। शायद वो अवॉर्डेड भी हैं अभी, मुझे लग रहा है इस। हाँ जी, नेहरू इस माउंटेनियरिंग का इंस्टीट्यूट जो है उत्तरकाशी में, जी। वो अतवाल मैम के साथ काफी उनका हो रहा है। आप सही कह रहे हैं। तो तीलू शिक्षा में, रौतेली अवार्ड, हाँ तीलू रौतेली अवार्ड भी मिला था उनको भी। जी जी जी, सही कह रहे हैं आप। अभी हाल ही में मिला था, ये जी कोरोना दौर के टाइम में। जी बहुत भट्ट जी। जानकारियां हैं हेमंत बीज जी आपके पास। नहीं नहीं, आपके परिवार के से तो बहुत क्लोज है सर। अब आपसे तो उतना नैनीताल में दूर से ही देखा आपको, चाहे वो खड़िया का घेरा था उन दिनों, इदरीस लोग आप लोग या करते थे। उन्हीं की इदरीस मली के ही डायरेक्शन में था वो जी खड़िया का, जी और जी जी। प्रोडक्शन थे, और अनिल पंत जी के डायरेक्शन में वो इडिपस जो अनिल नाटक। अनिल पंत जी की जी। तो नहीं, वो तो एक कथा थी सर, सुदर्शन भाई साहब हुए, आप हुए। तो जैसे वहां पे जहूर भाई की वो शॉप थी, ऐसे ही उत्तरकाशी में रूप सागर का वो स्टूडियो हुआ जी, करता था। बस उसी में जी बिल्कुल उसी में हम लोग रहे थे, फिर मैं जी रहा जी था सर। जी। प्रभात जी प्रीति जी कह रहे हैं सर, स्वागत है नटकार का। सॉरी, हाँ हाँ। अरे प्रभात सर, प्रभात उप्रेती सर। मैंने जिक्र किया ना अभी कि ये हमारे उस, जो मैंने अलग अलग अवस्थाएं बताई उस टाइम में, ये स्कूल टाइम में अगर नहीं आते तो शायद, क्योंकि बहुत कुछ इनसे हासिल हुआ स्पोर्ट्स में, सुमन कल्चर। जी सुमन सुमन भी बहुत जिक्र करते हैं सर प्रभात सर का, प्रभात उप्रेती जी का। सुमन तो बहुत करते हैं अक्सर। हाँ, जी। गुरु जी तो प्रणाम। फिर हेलो। उसके बाद आप राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय चले गए सर। जी वहाँ हाँ। कौन कौन से प्रदर्शन किए, क्या क्या वहाँ का कोई खास अनुभव हो उस दौरान का, तो वो भी थोड़ा बताइए। वो तो एक तो बगल में वही जोशी सर बैठे हैं, एक, बगल में एक जोशी सर बैठे हैं, ये भी आपके पड़ोसी रहे होंगे, तब सीसीआरटी वहीं था। अरे तो सर से मतलब बहुत मन होता था कि खूब बातें करूं, क्योंकि आपके बारे में, गिरीशन जोशी जी के बारे में जो मेरे तमाम दूसरे एनएसडी के अल्मुनाई हैं बहुत कुछ बताते हैं। इट्स बिकॉज ऑफ हिम। वो इतने लैंग्वेजेस जानते हैं, इतना उन्होंने नॉट द नेशनल बट इंटरनेशनल लेवल पे टूर किए हैं। तो खैर मैं यहाँ वो नहीं बताऊंगा, लेकिन मुझे बहुत कम छुटपुट, वो भी शायद आपने ही इंट्रोड्यूस कराया कभी, लेकिन ये है कि हल्की फुल्की मुलाकातें जरूर होती रही हैं। तो और मुझे लगता है कि सीसीआरटी में आपके रहते हुए ही एज एन एक्सपर्ट मैं वहाँ पे आ पाया। और एनएसडी का जो सीसीआरटी का पहले पास में था, जब हम फुटबॉल वगैरह खेलते थे, थोड़ा थोड़ा तो वहीं से शुरू हो गया था। लेकिन जब यहाँ शिफ्ट हुआ, बल्कि कोरोना से पहले भी आपसे मुलाकात हुई थी। तो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में कुछ प्रोडक्शन तो वही हुए जो हम नैनीताल में कर रहे थे, जैसे हैमलेट। हैमलेट में यहाँ पे नैनीताल में और मैंने जो भूमिका अदा की, वहाँ पे रिवर्स हो गई। यहाँ पे मैंने लियर्टीज का किया था, और निर्मल पांडे मेरा बैचमेट रहा, वो भी एनएसडी में। उसने होरिशो का किया था, वहाँ होरिशो का मैंने किया, लियर्टीज का उसने किया। तो एक तो जॉन रेड्डी इंग्लैंड से आए थे, उनके साथ ये प्ले हुआ। बाकी रंजीत कपूर जी के साथ 2 एक प्रोडक्शन हुए। एक कौवा चला हंस की चाल, पोवर भी, तो बड़े मेमोरेबल रहे, जो बहुत कुछ सीखने को मिला। और एक प्रोडक्शन जो कभी भूल नहीं सकता मैं, दैट वाज लैंडमार्क, बर्टोल्ड ब्रेख्त का द राउंड हेड एंड पीक हेड्स, गोल खोपड़ी और नुकीली खोपड़ी। वो पिछले दिनों बात भी हो रही थी कि उसमें जो किरदार है, मैं और निर्मल आमने सामने होते थे। मैं एक किसान था
वो एक लैंडलॉर्ड था। तो वो गोल खोपड़ी नुकीली खोपड़ी जो रविदास ने डायरेक्ट किया था, इट वाज मेमोरेबल प्रोडक्शन। तो उसके बाद फिर कंप्लीट हुआ तो बैरी जॉन के साथ टीआई में नंबर ऑफ द प्रोडक्शंस। तो उसमें थोड़ा एक नज़रिया भी बदला उनके साथ, और थोड़ा सा जो मैं एक अभिनय कौशल की और एक शिक्षक की गुणवत्ता की जो बात कर रही थी, तो जब हम थर्ड ईयर में थे तो हमारे साथ कुछ एक हफ्तों की एक्टिंग पे एक वर्कशॉप भी हुई थी। वो अभिनय को लेकर हमारा नज़रिया ही बदल गया। नसरुद्दीन शाह आए थे और हम सोच रहे थे पता नहीं क्या कुछ करेंगे, हर कोई जो है डायलॉग याद करने में लगा हुआ था। कोई अंधा युग की स्पीच याद कर रहा अश्वत्थामा की, कोई शेक्सपियर के हैमलेट की टू बी नॉट टू बी वाली स्पीच याद कर रहा। लेकिन पूरे उस अभिनय की कार्यशाला में एक शब्द नहीं हमको बुलवाया गया। आप कल्पना कर सकते हैं कि वो क्या बारीकियां रही होंगी, कौन सी वो डिटेलिंग, न्यूआंस से डिटेलिंग, तो नजरिया बदल, ओ ऐसा भी होता है। और फिर बैरी जॉन के साथ वो जो शिक्षक वाली गुणवत्ता है वो एक बहुत बड़ा इनपुट रहा है। और स्पेशली वर्किंग विद द चिल्ड्रन, बच्चों के साथ काम करना, बच्चों के लिए काम करना और बच्चों द्वारा काम करना, ये सारी चीज़ें। तो बाहर भी जाने का मौका मिला, तारा आर्ट सेंटर लंदन गए, उसके बाद एक इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल था चिल्ड्रन का वॉर्सो पोलैंड में, वहाँ भी गए। ये ग्रिप्स प्ले जर्मनी था, मैक्सन मिली उसको, रानी और पिंटू के, उसको किया और मोहन नगाशे के डायरेक्शन में था, तो वो भी हम बाहर टूर किया। तो बहुत सारे ऐसे नाटक तमाम जो एनएसडी के बाद वो जो एक ट्रांजिशन, जो एक परिवर्तन आया, तो उससे एक शिक्षक की गुणवत्ता वाला वो बहुत अच्छी तरह से मिल पाया। और मुझे लगता है कि मेरा शोध भी जो है कि शिक्षा में कैसे हम इसको संजोएं और कैसे महत्वपूर्ण हो सकता है, इसका क्या सिग्निफिकेंस है, वो बैरी जी का सपोर्ट अगर नहीं होता तो शायद नहीं कर पाते। हालांकि मेरे जो पंजाब यूनिवर्सिटी है वहाँ गाइड रहे प्रोफेसर महेंद्र, लेकिन जो सब्जेक्ट की जो डेप्थ है उनकी अपनी, तब उनका ये एक्टिंग स्कूल शुरू हो गया था। पहले ये इधर एनसीआर में था, फिर मेहरौली में हुआ, तो उनके पास जाना, उनसे ये सब समझ लेना, तो दैट वाज एक अच्छा अनुभव रहा वो। जी, तो ये आपका तो सर इतना लंबा काम है कि एक शो का 1-1.5 घंटा कम है बहुत, मैं इस बात को जानता हूँ, लेकिन हम थोड़ा बढ़ेंगे आगे। तो ये आप एनएसडी करने के बाद फिर जैसा कि सारे हमारे जो कलाकार हैं, अभिनेता हैं, उनको मुंबई जाना ही पड़ता है एक बार, क्योंकि मुंबई जाए बिना मोक्ष प्राप्त नहीं होता है किसी को भी। तो आप भी मुंबई गए, आपने फिल्मों में भी काम किया, विश्वात्मा और तमाम तरह की फिल्में मुझे ध्यान है कि आपने किया। तो वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा रहा सर मुंबई का? और दूसरा एक और मजेदार बात है सर, प्रभात तो प्रीति जी कह रहे हैं कि सारे लोग परिवार में बहुत सुंदर थे, इसीलिए 100 से नाम रखे होंगे। उनका इंटरप्रिटेशन है ना। थैंक यू गुरुजी। जी जी, तो वो मुंबई की यात्रा का सर थोड़ा सा फिल्मों का एक्सपीरियंस कैसा रहा, वहाँ की दुनिया कैसी है, थोड़ा हमारे शिक्षकों को भी बताइए सर। कभी हमारे किसी शिक्षक को हीरो बनने का शौक हुआ, मुंबई पहुंच गया, वो तो एक इत्तेफाक था। एक्चुअल में क्या होता ना कि जो थिएटर इन एजुकेशन कंपनी है उसका टूर होता रहता है, जैसे मैंने बताया बाहर भी गए, तो देश के अलग अलग शहरों में होता है। तो बम्बई में इसका एक फेस्टिवल था पृथ्वी थिएटर में, तो वहाँ पे जो दीपक सरीन है, जो कहना चाहिए कि चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर रहे हैं हमारे यशराज के, और तमाम जो वो दौर रहा है अमिताभ बच्चन की जितने भी हिट फिल्में हुई हैं, वो इंडिपेंडेंटली, और एक तो उन्होंने अपने आईना फिल्म बनाई थी जो अवार्ड भी मिला था जिसमें, लेकिन उसके बाद एक लंबे अंतराल के बाद वो 2 फिल्म बना रहे थे, एक तो जब प्यार किसी से होता है और एक अलविदा। लेकिन जब प्यार किसी होते में उन्हें एक बच्चे की तलाश थी, तो किसी ने उनको बोला कि टीआई से कुछ लोग आ रहे हैं, और किसी ने क्या, रणजीत कपूर ने बोला कि भाई मेरा एक स्टूडेंट है उसमें, और उनके साथ, रणजीत कपूर के साथ हम ऑलरेडी
पास आउट होने के बाद जो कौवा चला हंस की चाल है, पहली बार कैमरा फेस किया था ईगल स्टूडियो नोएडा में, वो टेलीप्ले भी शूट हुआ था जिसमें मैंने वही रोल किया था जो एनएसडी टाइम किया था। तो उनके वो फिल्म मैंने देखी है सर, वो फिल्म मैंने देखी है। हाँ हाँ, तो हाँ वो 90 के दशक में बनी थी। जी जी। तो वो जो डायरेक्टर हैं वो ढूंढते फिरते वहां आए, लेकिन उन्होंने सोचा कि ये नाइट शो है, वो था इवनिंग शो। तो जब मैं ग्रीन रूम में अपना मेकअप कॉस्ट्यूम वगैरह उतार रहा था, तो जो हमारी कोऑर्डिनेटर है उन्होंने बताया कि कोई आपको मिलने आया है। तो कहना कि मैं तो आपको देखने आया था शो, लेकिन मुझे नहीं मालूम था ये इवनिंग शो है। और देखो महाराष्ट्र और वेस्ट बंगाल में तो नाइट शो भी होते हैं, हाउस पैक होता है, तो वो तो वही समझ के आए। तो फिर उन्होंने कहा कल आप आइए मेरे घर आइए। तो उनके साथ जो ये रहा, तो उन्होंने कहा कि नहीं आप और हम मिल करके बच्ची की तलाश करेंगे कि किसको मैं इसमें कास्ट करूं। तो उनके साथ जगह जगह जाना, ये करना, तब ये टाई से गुड बाय करने के बाद फिर उन्होंने कहा कि नहीं तुम्हें रोल भी करने हैं, मैं जो भी फिल्म करूंगा, चाहे वो मेरी जब प्यार किसी से होता है या फिर ये वाली है अलबिला है, तो मैंने कैरेक्टर रोल भी किए उसमें। तो ये शुरुआत इस तरह की रही है। उसके बाद तो फिर एक तरह से शंटिंग रही बॉम्बे और दिल्ली के बीच में। और फिर एक साइलेंट कैरेक्टर भी मैंने चिंटू जी में किया, जो इतना मतलब वो एक्सपोजर नहीं मिल पाया, उसी पब्लिसिटी नहीं हो पाई थी। उसके बाद एक हमारे साथी हैं, उन्होंने एक और शॉर्ट फिल्म बनाई औजार, उसमें भी किया। तो इस तरह का वो सिलसिला बीच बीच में चलता रहा। लेकिन शुरू के काफ़ी साल मैं वहाँ भी रहा, मुंबई भी रहा, तो वहाँ पे ये सब चलता रहा। और अब तो मुझे लगता है कि थिएटर, फिल्म, शॉर्ट फिल्म, टीवी के बाद वेब सीरीज़ का दौर आ गया ज़बरदस्त। तो समय के साथ साथ स्पेशली इस कोरोना के दौर में जब हर चीज़ थम गई, एक ठहराव सा आ गया है, कहीं दंगे फसाद नहीं है, किसी तरह का कहीं पे ना कोई उस तरह का सुनामी है, ना उस तरह का बाढ़ या भूस्खलन, एक इस तरह का रहा कि पर्यावरण को हम एक दूसरे नज़रिए से देख पाए, ठहर सा गया था जीवन है। ये भी एक अलग अनुभव रहा है, और इसी अनुभव के ज़रिए हम रूबरू हो पा रहे हैं ऑनलाइन। जी, तो ये फिल्मों की आपने संक्षिप्त में यात्रा बताई। तो चलिए खैर उसको अब छोड़ते हैं, तो हम फिर वापस लौटते हैं थिएटर की ओर। फिर आप थिएटर एंड एजुकेशन कंपनी के जो आपके अनुभव थे सर, उसको शुरू करने का आइडिया कहाँ से कैसे जनरेट हुआ? फिर आप लोगों ने क्या सोच के उसमें कैसे काम किया? एक्चुअल में बैरी जॉन हमारे बैच के साथ जो है ना प्रोडक्शन करने वाले थे, लेकिन वो नहीं हो पाया। ये तो सुनने में आया कि नहीं, टीआई एक इस तरह का, उस टाइम कीर्ति जैन डायरेक्टर थी हमारे एनएसडी की। तो ये बाहर बैरी जॉन काफ़ी अपना बच्चों के साथ काम इनका था, तो इनको एज अ डायरेक्टर टाई में जब बुलाया तो मन हुआ कि नहीं, पास आउट होते हुए क्यों ना वो जो एक ड्रीम है उनके साथ काम करने का। तो फिर ज्वाइन कर लिया वहाँ। ये सोच के नहीं किया था कि इतना लंबा मैं रहूँगा, लेकिन मन वहाँ इतना रमा कि तमाम एक जो ये शिक्षक वाले जो तमाम चीज़ें हैं वो अपने आप में इतना रच बस गई कि चलो जी शोध किया जाए। तो उसी के ही तहत फिर सरदार पटेल विद्यालय भी आया। और सरदार पटेल विद्यालय तो मेरे लिए एक तरह का लेबोरेटरी, प्रयोगशाला साबित हुआ, जहां मैं एक्सपेरिमेंट कर पाया। उस टाइम वहां पे विवाह पारसार थी, प्रिंसिपल थी, जो बाद में चेयरपर्सन भी हुई नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की। आपको यकीन नहीं होगा कि उन्होंने क्लास फर्स्ट से लेकर के यानी प्री स्कूल और 12th तक, हालांकि मैं आया था वहाँ सेकेंडरी स्कूल के बच्चों के साथ, लेकिन कंपलसरी किया कि नो, हर क्लास हर सेक्शन के साथ रंगमंच का एक पीरियड बहुत ज़रूरी है। तो वो ऑप्शनल नहीं था, उन्होंने कंपलसरी किया था। और अच्छा, होता क्या है ना स्कूल्स में, वो सरदार पटेल विद्यालय अपने आप में बहुत कुछ सीखने को मिला वहाँ बच्चों से। बल्कि मुझे बीबी कारण था, आज हमारे बीच में नहीं है, उन्होंने जब पता चला, क्योंकि वो भी शुरू के दौर में वहाँ रहे, जब रघु भाई नायक और उनके साथ ये जो फाउंडर डायरेक्टर रहे हैं वो, तो उस टाइम के दौर में हो रहे हैं। तो उन्होंने बोला था कि नहीं, बच्चों से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, छोड़ना नहीं। तो वहाँ पे ऐसा नहीं है कि एक फंक्शन की तरह जो ना एक साल में एनुअल फंक्शन हो गया और ख़त्म हो गया, नहीं। वहाँ पे एक तो असेंबली में भी
हर मजहब का जो भी दिन आता था वो सेलिब्रेट करते थे, चाहे वो इस्लाम हो, चाहे वो गुरुद्वारा हो, चाहे वो आपका मंदिर हो, ये इस तरह की चीज़ें हैं, या कोई भी फेस्टिवल हो। इसके अलावा एक दिन प्राइमरी का रहता था ऑडी में, वीकली जो भी दिन होता था, एक दिन मिडिल स्कूल का होता था और एक दिन आपका सीनियर सेकेंडरी का होता था। ये रूटीन में होता रहता था। और बच्चों को जो रिपोर्ट कार्ड है वो सिर्फ ग्रेड नहीं देना है, सिर्फ उसके साथ आपको लिखना भी है कि हाँ कि क्या कुछ किया है, ताकि बच्चे को ये लगे कि नहीं मेरे को कितना बारीकी से देखा है मेरे गुरु ने, मेरे शिक्षक ने। तो वो ट्रांजिशन भी कहीं ना कहीं टीआई में अगर मैं नहीं होता तो शायद अंदर से कि स्कूल के उस माहौल को मैं नहीं जान पाता जो मैं जान पाया, और जो अनुभव वहाँ पे भी हुए हैं। जैसे हर स्कूल में एक काउंसलर होती है, तो एक जगह मैं पूर्वाभ्यास कर रहा था, तो वो लड़का, जनक नाम का लड़का था, तो वो प्लेटफॉर्म में ऊपर में, क्योंकि वो मेजर लीड कैरेक्टर कर रहा था, तब तक के लिए वहाँ से हमारे जो आर्ट और क्राफ्ट के अध्यापक हैं गुजर रहे थे, उन्होंने मुझे बुलाया, कहा कि क्या कर रहे हैं आप, ये तो बिल्कुल गॉन केस है, और ये तो इसको मैंने कहा भाई क्या करें, अच्छा कर रहा है ये, कि नहीं ये तो काउंसलर की नोटबुक में ये या तो वो गलत है या तुम गलत हो। मैंने कहा नहीं मैं कैसे इसको, लेकिन उस बच्चे ने जिस तरह से वो रोल किया, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हम कभी कभी ना बहुत स्टीरियोटाइप, बहुत क्लीशे, बहुत एक नोशन हमारे इतना होते हैं कि वो पहले से ही धारणा बना देते हैं, तो वो तोड़ने की बहुत ज़रूरत है। हालांकि वो मेडिसिन लेता था बच्चा, लेकिन उसका जो कॉन्फिडेंस, जो आत्मविश्वास उस रोल करने के बाद आया, जिंदगी बदल गई उसकी हर चीज़ में, पढ़ाई में भी वो अव्वल हो गया बाद में। ऐसे बहुत सारे अनुभव हैं जो वहाँ पे हुए, और जिससे अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो जब आप एक्टिविटी करा रहे होते हैं तो उस टाइम वो नहीं बोल पा रहे हैं, क्योंकि उनकी जो प्रॉब्लम है वो सबके सामने अगर बताएंगे तो उपहास का एक पात्र बन सकते हैं। लेकिन तो हम इन राइटिंग में भी जो फीडबैक लेते थे कि लिख के दीजिए क्या कुछ आपको लगा, क्या रिफ्लेक्शन है आपका, तो उसमें बहुत कुछ मिलता था कि आपने वो एक्टिविटी कराई और मैं नहीं जीत पाया। उसका कारण ये है कि मैं कान से थोड़ा सा आंशिक रूप से सुन पाता हूँ, बट वहाँ तो हर कोई हंस रहा, हर कोई अपना मजाक बना रहा, तो क्या बीती। तो जब तक ये चीज़ें नहीं पता चलेंगी तो आप कैसे उनके साथ काम कर सकते हैं। या जैसा हम यूजुअली कहते हैं कि नहीं हमें ये सारे चप्पल जूते वगैरह उतारने हैं, नंगे पाँव आना है, फिर हम जो है ना करेंगे अपना ये गतिविधि वाला काम, एक नहीं उतार पा रहा है। तो आप देखते हैं क्यों नहीं उतार पा रहा, देन यू रियलाइज कि ओ ये तो प्रॉब्लम है, ये कहीं ना कहीं पाँव में प्रॉब्लम है, इस वजह से पहना है। तो वो संवेदनशीलता एक शिक्षक के अंदर बहुत ज़रूरी है। जब तक वो रहेगी तो बच्चा आपसे हर चीज़ जो है ना वो साझा करेगा, वो ट्रस्ट बिल्डअप जब हो जाएगा। और यूजुअली होता है कि ये मेरे अपने दूसरे साथियों के साथ भी मतभेद रहे इस चीज़ को लेकर के। उनका कहना है कि नहीं, टीचर जो है ना, अध्यापक एक स्टेटस है, वो बिल्कुल एक डिस्टेंस के साथ होना चाहिए। ये क्या है, जैसे कि बहुत अच्छी बात लगी मुझे गिरीश चंद्र जोशी जी की कल, कि फ्रेंडली होना और फ्रेंड होना, यू हैव टू फाइंड ए राइट बैलेंस। इत्फाक से मैंने वो बिट देखा कल लाइव में, तो ये बहुत अच्छी बात की है कि आप कैसे वो एक संतुलन बनाते हैं कि वो आप एक डिस्टेंस भी रखिए। आप अगर अपना बैठ गए कि यस ये अगर चला गया कि यस आपको कुछ नहीं आता है, हर कोई डरेगा, वो सवाल नहीं करेगा। लेकिन अगर उसके अंदर वो डर नहीं रहेगा, वो भय नहीं रहेगा कि मैंने अगर ये सवाल रखा तो गलत और सही से सर कुछ नहीं बोलेंगे, मैम कुछ नहीं बोलेंगी, तो कंफर्ट जोन में चला जाएगा। तो वी हैव टू बी लेस जजमेंटल, और उससे क्या होगा कि वो बहुत एक होलिस्टिक अप्रोच में उसके पास इतना सारा स्पेस होगा, इतना सारा टाइम होगा। और ये जो हम मैनेजमेंट की बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन में, कई लोगों कहना कि नहीं हम नहीं कर सकते हैं, हमारा तो अपना एक अहूदा है, एक अध्यापक का है, शिक्षक का है, उसकी एक अपनी गरिमा है। आप कह रहे हैं साहब ये मुखौटा पहन लो, दांत भस्मासुर की तरह बाहर क्या क्या कर रहे हैं, ये नहीं हो सकता। नहीं, हम तो अपना, बट हम बच्चों के साथ अगर एक गोल घेरे में बैठते हैं, बातचीत करते हैं, अपने आप बैरियर टूट जाता है। वहाँ एक इस तरह का रेपो बन जाता है कि
ये तो हमारे बीच में से एक जना है। तो वो अपने आप अपने सारी वो चीजें जो शायद वो अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करते हो, अपने जो बहुत क्लोज फ्रेंड है उनके साथ करते हो, आपके साथ भी करेंगे, क्योंकि वो विश्वास जगता है। तो वो होलिस्टिक अप्रोच बहुत जरूरी है। और इसमें मुझे लगता है कि एक और मैनेजमेंट है स्पेस टाइम एक्शन के अलावा, दैट इज ईगो मैनेजमेंट। यहाँ क्या होता है कि कभी कभी जो है ना कि अरे चाहे वो मैनेजर है स्कूल का, देखो चाहे वो प्रिंसिपल है जो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन का संभाल रही है, आपको ये देखना है कि बच्चा कहीं सैंडविच की तरह क्रश तो नहीं हो रहा बीच में। तो वो सारी चीजें फॉर द सेक ऑफ द चिल्ड्रन, बच्चों के खातिर किनारे रखने पड़ेगी आपके। ठीक है, यहाँ पे अगर बच्चे को अच्छा हम कुछ दे पा रहे हैं तो वो हसल्स आड़े नहीं आए तो ज्यादा अच्छा, बच्चे की बेहतरीन के लिए, उसके उज्जवल भविष्य के लिए बहुत जरूरी है। जी, ये बहुत शानदार बात है आपने कही, और बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं आपके इस अनुभवों को लेकर के। दिनेश पांडे जी कह रहे हैं बेहद खूबसूरत। कुछ सवाल भी आए हैं सर, उसमें से एक सवाल मैं लूंगा प्रभात उप्रेती सर का, स्क्रीन पर लाइव कर रहा हूँ। और उसके साथ ही मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आपने एज ए प्रोफेसर जो है गढ़वाल विश्वविद्यालय में थिएटर शुरू किया, उसको डेवलप किया, वहाँ बच्चों को एमए कराया, और आपके पढ़ाए हुए बच्चे आज बहुत कुछ कर रहे हैं कई जगह पर। हाँ, तो एनएसटी में वो कैसा रहा? जो प्रभात उप्रेती सर पूछ रहे हैं कि बहुत से नाटककारों ने अपने फोक को लेकर के नाटकों में काम किया, और आप जो एक महान बंगाल की सांस्कृतिक क्षेत्र को लेकर हैं, उसको लेकर आपने कोई काम किया? ये उप्रेती सर का सवाल है, और साथ में मेरा सवाल है विश्वविद्यालय के अनुभव का, गढ़वाल विश्वविद्यालय का। तो पहले मैं किस वाले पे आऊं, आप बताएंगे? सर जो आपकी श्रद्धा हो। बहुत सही कहा हमारे गुरु प्रभात उप्रेती जी ने, हैं। लेकिन ये जो अभी 2019 31 अक्टूबर मैं गया था वहाँ, ये दौलताराम जो अवार्ड है, वहाँ की जो रवाई बेल्ट है मुझे मिला था, और तब मैंने ये कहा था कि नहीं, मुझे अगर मेरे लोग इस सम्मान से नवाज रहे हैं तो मेरा एक फर्ज बनता है कि मैं कुछ करूं। लेकिन दुर्भाग्य से बीच में कोरोना आ गया। लेकिन मैं बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, बंगाल एक ऐसा क्षेत्र है, मैं वहीं उसी पट्टी से हूँ, जो कहीं ना कहीं उत्तराखंड और हिमाचल की संस्कृति की झलक देता है। उत्तरकाशी जिले के अगर हम उस मैप को देखें, और वहाँ पे इतनी जबरदस्त संस्कृति को लेकर वहाँ के लोकगीत, लोक संगीत और तमाम जो लोक गाथाएं हैं, मेरे जहन में है। इस पे आपकी शिकायत बिल्कुल सही है, डेफिनेटली है। हालात सामान्य हो जाएंगे तो ज़रूर, बस आपकी ब्लेसिंग चाहिए, इस पे काम होगा, बखूबी होगा। फिर हम आपके सवाल पे आते हैं। मैं अकेला नहीं था भट्ट साहब, मेरे साथ शिरीष डोभाल भी थे, और वहाँ पे इससे पहले कि हम वहाँ जाते, ये सारा प्रोफेसर DR पुरोहित ने शुरू किया था, तब ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं बनी थी। तो जो पहला प्रोडक्शन वहाँ का किया वो रस्किन बॉन्ड की जो स्टोरी द ब्लू अम्ब्रेला, उस पर ही किया, जिसमें तान्या ने उसका रोल किया था, फ्यूली का, जो उनकी डॉटर है, और काका का रोल जो है उनके हस्बैंड ने किया था। तो अपने आप में वो एक ज़बरदस्त अनुभव रहा था। लेकिन जब हम दोनों वहाँ थे तो उस वक्त में हालात ऐसे थे कि सपोर्ट नहीं मिल रहा था उतना ज़्यादा फैकल्टी का। तो शिरीष डोभाल जी तो बीच में ही चले गए थे, लेकिन मैं पूरा 1 साल वहाँ किया। तो हमारे साथ जो हायर अथॉरिटी, जिनके हाथ में पूरा रिमोट था, वो अगर शायद कोऑपरेटिव होता तो बहुत कुछ हो सकता था। तो वो पता नहीं क्या वजह रही है। फिर बट ये है कि वहाँ रहते हुए कुछ एक स्टोरीज़ का, जैसे रस्किन बॉन्ड का मैंने जिक्र किया, इसके अलावा बाद के समय में ये आपके डेनमार्क के जो SC हेंडरसन है, उनकी स्टोरी पे काम किया था, द नाइटिंगेल, घुघुती के नाम से किया था। तो क्या है ना, जैसा देश वैसा भेष, वहाँ हमने द नाइटिंगेल का एडिप्टेशन घुघुती किया, जिसमें ये यतिन बहुगुणा जो NSD में बाद में आए और उसके बाद आजकल मुंबई में है,
ऐसे ही महेंद्र पंवार, वो भी हमारे उस टाइम के प्रोडक्ट हैं, वो भी एनएसडी में उसके बाद आए। तो ये दोनों ही। और एक और स्टोरी, हाँ, वो घुघुती वहाँ पहाड़ में किया, बल्कि प्रभात उप्रेती जी ने वो देखा था, वो अपने आप में जिस तरह से हमने उसको एडेप्ट किया था कि हमारी जो अपनी प्राकृतिक जो आपदा आई है बाद के दिनों में, उससे पहले अगर हम उसको प्रिजर्व कर रहे हैं तो वो कितनी इंपॉर्टेंट है। वो जो घुघुती जो गाती है, जिसपे कि हमारे तमाम जो लोग गायक हैं, घुघुती को छालो बहुत अच्छा गाना गाया उन्होंने। तो वो घुघुती एक जो बाहर विदेश से एक रिमोट से चलने वाली जो घुघुती आती है, तो उसको बहुत अंदर से ये महसूस होता है कि मेरी बेइज्जती हो रही है। सब लोग जो है ना उसको ही अप्रिशिएट कर रहे हैं, एडमायर कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो सो कॉल्ड जिसके हाथ में ऑथोरिटी थी, पावर थी, वो उसका मनपसंदा गाना कई बार गा सकती थी, और ये वाली तो नहीं गा पा रही है। कह रही कि नहीं, हमने उसको पर्सोनिफाई किया था दो लड़कियों के जरिए। तो वो कह रहे नहीं, मेरी सांस फूलती है, मैं टायर्ड हो जाती हूँ। तो इस तरह से हमने कॉन्ट्रास्ट दिखाया था। और अल्टीमेटली जब वो टेक्निकल फॉल्ट आ जाता है, वो कहीं पे भी वो कहते हैं साहब आप यहाँ की बात कर रहे हो, उत्तराखंड छोड़िए, ये तो पूरे यहाँ इस देश में तो यह मिल ही नहीं सकता, ये जो औजार इसका खराब हो गया विदेशी। तो वो याद करता फिर अपने उस ओरिजिनल घुघुती को, और ये आर्टिफिशियल घुघुती फिर बैकड्रॉप में चले जाती है, फिर ओरिजिनल। हम मतलब ये कहते हैं कि नहीं, जो ओरिजिनल जो हमारे नेचर में जो झरने हैं, जो नदियां हैं, जो पहाड़ हैं, वो उनकी अपनी एक जो हमने कोरोना में भी महसूस की है। और दूसरा था द एम्परर्स न्यू क्लॉथ, वो भी इन्हीं दानिश जो फेरी टेल जो लिखते हैं इन्हीं का ही था, जिसको हमने अलग अलग तरीके से किया है। एनएसडी में भी उसका शो किया था, बौड़मनाथ राजा और 3 शेख। तो इस तरह का रहा है अनुभव। उसमें एक चीज़ बहुत अच्छी है कि जो आखिर में स्कूल में जाकर के वहाँ के जो भी रूट्स हैं, जो जड़ें हैं, उनसे लेकर के चीज़ें एक्सप्लोर करके प्रोडक्शन करना, उनका डॉक्यूमेंटेशन करना, जो फाइनल उनका कल्मिनेशन की तरफ जो एक कोर्स होता है, ये मुझे अच्छा लगा डिपार्टमेंट में। आई डोंट नो एट प्रेजेंट सिनेरियो क्या है वहाँ का, ये मुझे अभी नहीं मालूम है, लेकिन उस वक्त का थोड़ा बहुत मैं आपको एक झलक दे पाया जब मैं और श्री जी वहाँ थे। जी, वो और उसके बाद से भी वहाँ बहुत सारे स्टूडेंट आए। खैर वो एक अलग कहानी है, वो तो आपके अनुभव थोड़ा जानना चाहते हैं। नमस्कार मीनाक्षी। तो एक जी हाँ, मीनाक्षी जी का सवाल है। मैं इसी सवाल को थोड़ा सा एक्सटेंशन दे रहा हूँ, विस्तार दे रहा हूँ सर। मीनाक्षी जी के सवाल को मैं 2 हिस्से इसके कर रहा हूँ। एक तो पहला, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा और हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि हर शिक्षक को रंगमंच क्यों करना चाहिए, और दूसरा यही सवाल बच्चों के लिए कि बच्चों को रंगमंच क्यों करना चाहिए। ये थोड़ा आपके अनुभव के साथ हमें उत्तर मिलेंगे तो बहुत सीखने को मिलेगा। नहीं, ये जो TIR है, ये ना टीचर इन रोल, जो डोरोथी हेडकोट ने जो दिया है, ये तो खाली इसको भी एक तो क्लासरूम सिचुएशन में, नॉट थिएटर, रंगमंच एक सब्जेक्ट की तरह नहीं, एक विषय की तरह नहीं, वो हो सकता है। हम तो ये कहते हैं कि हम एक वैल्यूज, एक संस्कार डालने के लिए, एक संवेदनशीलता बढ़ाने के लिए, या अभिभावकों और बच्चों के बीच में एक स्वस्थ रिश्ता कायम हो, उसके लिए हम ये करते हैं। लेकिन अगर किसी को ये लग रहा है कि नहीं, मैं इसको एक प्रोफेशन बनाना चाहता हूँ, तो मोस्ट वेलकम। तो उसमें जो भी तकनीकियाँ हैं, जैसे कहते हैं कि नहीं, एक टूल बॉक्स है, और उसमें आप अपने आप को कैसे ग्रूम करते हैं, कैसे एनहांस करते हैं, कैसे एनरिच करते हैं। एक क्राफ्ट है ये अपने आप में, चाहे वो तकनीकी चीज़ों को लेकर हो, बैक स्टेज की, चाहे वो फ्लोर में हो, बट यूजिंग थिएटर एज एन एजुकेशनल टूल, एक औजार की तरह इस्तेमाल करके कैसे हम उस क्लासरूम को वाइब्रेंट बना सकते हैं ताकि वो रोचक लगे, वो प्रभावकारी हो। वो एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, जिसमें मुझे लगता है कि मुझे अगर लग रहा है, क्योंकि मेरा जो अनुभव रहा है जगह जगह जाने के बाद, कई लोगों के अंदर वो सेंसिबिलिटी का अभाव रहा है कि नहीं, मुझे प्रोडक्शन चाहिए और प्रोडक्शन क्लिक करना चाहिए।
व्हाई दैट गर्ल इज नॉट एबल टू डू, थ्रो हर आउट। अरे कैसे भाई, आप खाली अपने प्रोडक्शन तक उस सीमित संकीर्ण दायरे में देख रहे हैं। बच्चे का अपना ओवरऑल एक लाइफ में कितना कुछ वो कर सकते हैं अगर उसे हम थोड़ा सा बूस्टअप करें, थोड़ा सा उसको और एनकरेज करें। ये चीज से मैनेजमेंट को कोई लेना देना नहीं होता। मैं सब के लिए नहीं कह रहा हूँ, कहीं कहीं ऐसे अनुभव भी हुए हैं, लेकिन हमें ये लगता है कि नहीं, एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ उसको थोड़ा सा और मोटिवेट करते हुए वो हम करवा सकते हैं। और ये कोई जरूरी नहीं है कि हम ये मान के चले कि नहीं ये बच्चों के साथ ही हो सकता था। ये भारंगम के टाइम में एक बार जब ये कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो अलग से बैरी जॉन का काफी समय बाद जब टाई छूट गई थी, हमने बोला भी कि टीआई क्यों हम ये देखते हैं कि ओनली इन स्कूल कॉलेज लेवल, क्या उन्होंने कहा व्हाई नॉट, ये और कॉर्पोरेट में भी आप जा सकते हो, वहां पे भी हम उस थिएटर के जरिए, उस ड्रामा के जरिए कुछ ना कुछ ऐसा कर सकते हैं जिसमें म्यूजिक भी आ सकता है, जिसमें डांस भी आ सकता है। और उन्होंने बहुत एक स्पेसिफिक एग्जाम्पल दिया कि एयर होस्टेस के साथ भी आप कर सकते हैं कि भाई टेररिस्ट ने जब अटैक किया, कौन से वो ऐसी टेक्निक्स होगी, कौन से वो ऐसे कन्वेंशंस होंगे, कौन सी वो पेडागोजी होगी जो वो जान पाए और उसका यूज कर पाए। तो ये कहना कि नहीं सिर्फ उसमें ही हो, ये मुझे नहीं लगता। इट डिपेंड्स, ये कहीं भी किसी भी रूप में हो सकता है और बखूबी ये इम्प्लीमेंट एग्जीक्यूट हो सकता है। हाँ, मेरा सवाल इस बात को लेकर के था कि सर जो टीचर है उसको जब वो रंगमंच करता है और एक दूसरा टीचर है जो रंगमंच नहीं करता है, उन दोनों के पर्सनालिटी में अब क्या अंतर आपको लगता है कि होता है? और एक टीचर को रंगमंच अपने पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए, टीचर को रंगमंच इसलिए नहीं करना है कि उसको फिल्मों में जाना है या उसको नाटकों में काम करना है, हीरो बनना है, वो नहीं। एक टीचर का जो कर्तव्य है उसको निभाने के लिए रंगमंच कितना जरूरी है सीखना, ये मेरा सवाल था सर। अरे कई ऐसे हैं डॉक्टर साहब जिन्होंने बिल्कुल रंगमंच का जो आप ये एकेडमिक वाला जो बताते हैं ना कि एक रेपुटेड इंस्टीट्यूट से, इवन देन दे आर डूइंग वंडरफुल वर्क। और कई हमारे ऐसे लोग हैं जो रेपुटेड इंस्टीट्यूट से निकले हुए हैं लेकिन वो डेप्थफुल काम उनके बराबरी का नहीं कर रहे हैं। तो ये तो है, ये बिल्कुल मैं नकारता हूँ इस चीज से। लेकिन हाँ, समझ के लेवल पे, जैसे मैं टीआई का बताऊं आपको, टीआई के में जब बैरी जॉन थे तो उस टाइम लाइब्रेरी हम मेंटेन करते थे और लाइब्रेरी में बैरी जॉन का ये रहता था कि देखो अपने दिमाग के लिए पढ़ना बहुत जरूरी है। तो वो क्या करते थे, हर हफ्ते बुक इशू कराते थे कि स्वर्ण ये कीथ जॉन्स्टन की बुक है, यू हैव टू गो थ्रू इट। यस, इब्राहिम वे की तुम ले जाओ, हाँ तुम जो है ना गेविन वॉल्टन की ले जाओ, यस तुमको जो है ना ये बेंजामिन ब्लूम की देते हैं तुम्हें, हाँ तुम ये वाली ले जा दो, ये हावर्ड गार्डनर की, जॉन डेवी की या प्याजे की, इस तरह का जो है ना। और फिर नेक्स्ट वीक बोलते थे कि ओके यस डॉक्टर भट्ट, आपने जो कुछ भी पढ़ा इस पूरी किताब में थोड़ा सा संक्षेप में ना सारे जो दूसरे जो टीआई के जो सदस्य हैं उनके साथ शेयर करो। फिर स्वर्ण की बारी आई, स्वर्ण ने शेयर किया, तो इससे क्या होता था, एक उत्कंठा बनती थी, अरे भट्ट जी ने जो किताब शेयर की ये मेरे को पढ़नी है। तो इतना ज्यादा शोध और इतना ज्यादा पढ़ना पढ़ाना होता था कि मजा आता था उसमें। तो ये बहुत जरूरी है कि आप जैसे कहते हैं ना H/H/H/H/Q, एक तो हो गया कि स्पोर्ट्स के तौर पे आप फिजिकल जो भी करते हैं ग्राउंड में, आउटडोर इंडोर, वो ठीक है, लेकिन दिमाग के तौर पे एकेडमिक में जो कुछ भी कर रहे हैं आप, हेड वाला और फिर हार्ट वाला, ये तो इमोशंस का ही सारा जो खेल है। जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तो ये तीनों चीजों का जो सामंजस्य है, जिसको हम कह सकते हैं सर्वांगीण विकास, ऑलराउंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट, जैसा मीनाक्षी जी ने भी पूछा है। और ऐसा हमारे अनुभव हुए हैं। जब समर वर्कशॉप होती है जो कि अब ऑनलाइन हो रही है, लेकिन जब हालात सामान्य थे तो ऐसे लोग होते थे जो ये कहते थे कि हमें बताइए आप, जो हमारे जिनके हाथ में पूरी कमान होती थी, कि बच्चे को द बेस्ट हमें देना है। पेरेंट्स ना अपने बच्चे के लिए कुछ भी करने को तैयार है। उन्होंने कहा देखो ऐसा है, बेस्ट तो देना है, आप रहते हैं एक्सट्रीम इधर
गाजियाबाद की तरफ, और जो एक्सपर्ट है जिस सेंटर का वो रहता है अपोजिट में, मतलब ये लगा दिए कि एनसीआर दूसरा मतलब गुड़गांव के आसपास। आपके लिए दूर नहीं पड़ेगा ये? अरे क्या बात कर रहे हैं आप डिस्टेंस को छोड़िए, ड्राइवर है, गाड़ी है, बस मुझे द बेस्ट चाहिए। तो ये भी है, उसमें कोई जरूरी नहीं है कि वो एनएसडीएन है, नॉन एनएसडीएन है, उसने किसी रेपुटेड उससे, कि कई ऐसे लोग हैं जो अनुभव से अपने, जैसे मुझे याद है जो जॉन डीवी का जो ये है कि लर्निंग थ्रू डूइंग, करते 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 इतना अनुभव लोगों ने समेट लिया है। यू आर वन ऑफ देम, कि आप बखूबी जो है ना कर सकते हैं इस तरह का होलिस्टिक अप्रोच लेकर के बच्चों के साथ, शिक्षकों के साथ, अभिभावकों के साथ। बहुत उम्दा काम कर रहे हैं। जी बढ़िया। तो अभी हमारे साथ जोशी सर और हेमंदा मंत्रमुग्ध से सुन रहे हैं। जोशी सर का सवाल है, इसके बाद हम आपसे गिरदा से जुड़ी कुछ यादें शेयर करना चाहेंगे। जी जी जोशी सर। सर म्यूट है आपका माइक। हाँ, मेरा? मैं डॉक्टर आपके 3-4 मिनट लूंगा, क्योंकि आपने अपने वक्तव्य में, अपने वार्ता में कई चीजों की और मेरी यादें दिला दी। मुझे ये लगा कि गिजू भाई बधेका गुजरात के, गुजरात, उनकी जैसी बेचैनी उन सभी में देखने को मिलेगी जो बच्चों के प्रति जरा सा भी संवेदनशील है। मैंने ये बेचैनी उन सभी में देखी है बच्चों के साथ काम करते हैं। बच्चों के लिए थिएटर करने वाली जिस निष्ठा, लगन, समर्पण का इस शिक्षा को रंगमंच में स्थान दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, वो बिल्कुल मुझे लगा उसार का एक कथन है कि मैं विद इन कोट्स आई शुड से कि मुझे स्वीकार नहीं है कि ये दुनिया जैसी मुझे मिली है मैं वैसे ही छोड़ के जाऊं। बहुत इंपॉर्टेंट कथन है। मुझे स्वीकार नहीं है कि ये दुनिया जैसी मुझे मिली है मैं वैसे ही छोड़ के जाऊं। तो आप सबका एक लगन है, एक कर्तव्य, एक गोल है कि आप उस दुनिया को बेहतर बनाते हैं बच्चों के माध्यम से। आपने कई सारी चीजें कही। मैं नहीं जानता आपका विच ईयर वर यू देयर इन एनएसडी? 89 पास आउट, या 89, ओके। तो मैं शिवदास घोड़के वगैरह जो आपके फर्स्ट बैच के थे उनके साथ हमने महाराष्ट्र में कमलाकर सोनटके जी के साथ बहुत काम किया। आपने बात कही थी विभा पार्थे सारथी जी की। तो विभा बेन एक ऐसी हमारी मेंबर भी थी जो कला के प्रति इतनी संवेदनशील थी कि जैसा आपने बताया कि हर बच्चे को वो करना है। और सरदार पटेल बिकेम द फर्स्ट नंबर 1 स्कूल इन दिल्ली, सम सॉर्ट ऑफ, राइट। अभी रजनीकांत शुक्ल जी ने भी लिखा कि नंबर 1 स्कूल है। मुझे याद है मैंने राजस्थान में करीब 20-25 दिन एक वर्कशॉप की थी लंगाज मंगनियार के साथ। जो लंगा मंगनियार जाति है जो गाते हैं उनके साथ एक वर्कशॉप करके हम आए थे। तो मेरी डायरेक्टर जो प्रेमलता पुरी जी थी उन्होंने मेरे को सीधे विभा जी से बात करके सरदार पटेल के पूरे सभागार में सब बच्चों के साथ शेयर करने के लिए भेजा कि लंगा मंगनियार क्या करते हैं, कैसे वो राग मालकोस के साथ एकदम से राग यमन गाने लग जाते हैं और राग यमन के साथ ये गाना शुरू कर देते हैं। वो क्या साइकोलॉजी है। क्या बात। कारण साहब की आपने बात की तो मैंने अपनी जिंदगी की पहली बियर जो थी, मैं शराब नहीं पीता, लेकिन पहली बियर मेरे को कारण साहब ने पिलाई, क्योंकि हमने उनको एक बुलाया था एक वर्कशॉप में कथा कथन की शैलियां, जो राजस्थान की पढ़ वाचन एक शैली है जिसमें वो ढोल खमाइचा लेके वो गाते हैं और वो करके। तो कारण साहब बड़े खुश हुए उस लेक्चर के बाद, कहने जोशी जी डू यू टेक बियर, डू यू हैव बियर? आई सेड आई डोंट ड्रिंक। कहते नहीं यार आज बहुत सेलिब्रेट करेंगे, आज मेरा लेक्चर बहुत अच्छा हुआ। तो कारण साहब का मतलब कुछ ऐसे लोग थे जिनके बारे में आपने बहुत अच्छी बातें कही। तो मैं जानना ये चाहता था कि हमने अभी तक आपके उस पक्ष को नहीं छुआ जिसके बारे में मुझे आज पता चला। आपने एक बीजारोपण किया और उस बीजारोपण का यूनेस्को ने, मुझे आज पता चला, उसको रिकॉग्नाइज किया है। और गुजरात में मुझे आज सुबह फोन आया विजय सेवक का कि सुवर्ण जी ने पोस्ट शेयर की है और ये मेरे साथ, और ये सुवर्ण जी का ही काम था कि गुजरात में थिएटर इन एजुकेशन को पूरे स्कूलों में लागू करने की पॉलिसी बन गई है। तो वो जो हम इतने दिनों से चर्चा कर रहे हैं, डॉक्टर अशोक तिवारी जी आए
मनमोहन चौधरी जी आए थे अल्मोड़ा से, डॉक्टर सतीश सालुख्या आए थे महाराष्ट्र से। हम सब कई लोग इस प्रोग्राम के दौरान चर्चा कर रहे हैं कैसे थिएटर इन एजुकेशन, व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट। जैसे आज भी हमारी बात हो रही थी, मेरे को लगता है कि गुजरात ने वो संवेदनशीलता दिखाई, और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन वो कुछ है, और वो कहते हैं कि आज मैं अहमदाबाद जा रहा हूँ, आज मैं देख नहीं पाऊंगा आपका प्रोग्राम सूरत से, कल देखूंगा। और वहां पर सर आपको बताऊं कि हमने सुवर्ण रावत जी के माध्यम से थिएटर इन एजुकेशन को फुली यूनिवर्सिटी लेवल पे स्थापित कर दिया है। तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ी जीत है, आपको बहुत बहुत बधाई और साधुवाद। थैंक यू। इट्स नॉट एलोन डॉक्टर नहीं, वो ठीक है, वो आपका बड़ापन है कि आप कहेंगे वो एलोन नहीं है, लेकिन एक बहुत बड़ी जीत है। मैं आपको शुरू करना चाहता था कि जब मैंने आपको आज पहली बार देखा, आपको बहुत सालों 3-4 साल बाद देखा, तो मुझे मोहन उप्रेती जी की याद आ गई। तो मुझे लगा कि मोहन उप्रेती जी का छोटा वर्जन कैसे सामने आया। तो बहुत शानदार व्यक्तित्व है आपका, लेकिन आपको साधुवाद कि आपने ये काम किया। और वो हो सकता है कि गुजरात से और स्टेट एजुकेशन डिपार्टमेंट सीख लेंगे उस सफल जो वहाँ एक एक्सपेरिमेंट हुआ, जो एस्टेब्लिश हुई, उसको अपने यहाँ भी लागू करेंगे। दे वोंट रीइन्वेंट द व्हील, बट दे विल टेक अप द सेम मॉडल एंड इम्प्लीमेंट इट इन डिफरेंट स्टेट एजुकेशन डिपार्टमेंट्स, जिसकी हम कोशिश कर रहे हैं। जो भटजी और हेमंदा बहुत दिनों से हर किसी से क्वेश्चन कर रहे हैं कि रंगमंच क्यों इम्पोर्टेंट है, रंगमंच का महत्व क्या है, वो स्थापित हो गया कि यूनिवर्सिटी ने वहाँ रिकग्नाइज किया। रिकग्निशन में टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम में तो बहुत एस्टेब्लिश हो गया है कि हर फोर्थकमिंग टीचर विल बी ट्रेन्ड इन थिएटर इन देयर बीएड करिकुलम। ये बहुत बड़ी जीत है, थिएटर का महत्व पता चलेगा, और आगे भी वो स्कूलों में काफी काम कर रहे हैं, और वो उसका श्रेय वो सब आपको देते हैं। डॉक्टर विजय सेवक ने मुझे ये कहा कि डॉक्टर सुवर्ण रावत ने जो अपना समय दिया, जो अपने हमें सिखाया, हम उसकी वजह से ये अचीव कर पाए। तो बहुत खुशी हुई कि आज आपसे मुलाकात होगी, तो ये शेयर करूंगा और लोगों के साथ भी कि ये आपका काम है, जिसके बारे में आपने नहीं बताया, लेकिन हमें कहीं दूसरे सूत्रों से पता चला कि गुजरात में आप ये काम करके आ गए हैं। और उम्मीद करता हूं कि हमारा अपना स्टेट उत्तराखंड जो है वो भी इसको जल्द लागू करेगा। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया जोशी जी। लेकिन हिंदुस्तान की अगर हम बात करें तो पहला राज्य, वो गोवा को आप किस रूप में देखेंगे? गोवा, हाँ, तो गोवा को पहला श्रेय जाता है। गोवा में ये बहुत पहले शुरू हो चुका है। अच्छा। और गोवा में हम टीआई वाले ही बहुत शुरू में, तब वहाँ पे जो गोवा कला एकेडमी है, वहाँ की जो डायरेक्टर रही उस टाइम में, तो उनके साथ और तमाम स्कूल्स में, मुझे यूनिवर्सिटी लेवल का नहीं पता, बट स्कूल कॉलेज में बखूबी वहाँ पे जब टीआई खुली थी ये 89 और 90 के शुरू के दशक में, तो वहाँ बखूबी काम हुआ है। और आजकल वो तमाम स्कूल्स में एज ए कोर्स, जैसे आपने अभी उत्तराखंड की जो बात की है, तो मुझे लगता है कि इवन दिल्ली में तो आप इतना रहे हैं एज अ डायरेक्टर इन CCRT, और जैसे 8 अलग अलग जो डाइट्स हैं यहाँ पे, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, उनमें आजकल जो मॉड्यूल आ गया है, जो थिएटर आ गया है, बल्कि आपके यहाँ वो डाइट के प्रिंसिपल आए थे ना किसी एक उसमें, डॉक्टर अब वो घुमन हेड़ा, डॉक्टर राजेश जी। तो अब वो अभी पिछले दिनों तमाम डाइट्स में अब ऑनलाइन का भी वो कोर्स शुरू कर रहे हैं। उनके कि नहीं, ये हम किस तरह से इस कोरोना वाले काल में इसको जो कंटिन्यूटी है इसको थोड़ा सा बरकरार रखें, इस पे हो रहा है। और गुजरात का जहाँ तक सवाल है, गुजरात में जैसे NSD से TI वाला, सरदार पटेल वाला, गुजरात में गांधीनगर में जो मैं 1.5 ईयर रहा, तो वो मेरा जो अनुभव रहा है वो इंटरनेशनल बैकलरेट का रहा है। और इंटरनेशनल बैकलरेट में मैं हेड ऑफ डिपार्टमेंट था वहाँ पे, और उसका त्रिपदा सिंगापुर इंस्टीट्यूट जो था वो पूरा का पूरा कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि इट्स वेरी क्लोज टू थिएटर इन एजुकेशन कॉन्सेप्ट।
वो जिस तरह से अपने कोर्स, अपने कैरिकुलम, अपने पाठ्यक्रम को लाइफ के साथ इम्बाइब करके इंक्वायरी बेस्ड पूरा का पूरा उनका जो रहता था, चाहे वो उनके लर्नर प्रोफाइल है या उनके एटीट्यूड है या उनके कॉन्सेप्ट्स हैं, तो वो मेरे लिए वहाँ एक ज़बरदस्त लर्निंग एक्सपीरियंस रहा है। और यहाँ पे भी बहुत कम स्कूल हैं जो एनसीआर में और दिल्ली में जो ये इंटरनेशनल बैकलरेट वाला कॉन्सेप्ट को अपनाते हैं। लेकिन कई मानों में ये मुझे टीआई कि आई स्टिल रिमेम्बर कि जब हम बहुत पहले जब टाई शुरू हुई थी, तो जो अगरतला त्रिपुरा में टीआई विंग है, वहाँ की शुरुआत हमने सैकड़ों टीचर के साथ की थी और वो पूरे त्रिपुरा स्टेट के टीचर थे। तो ऐसे ही चाहे वो आपका डाइट हो और दूसरी जो आपके जो बीएलएड के कोर्सेज हैं या बीएड के हैं, या महर्षि वाल्मीकि कॉलेज है जमुना पार में, जहाँ हमारे सुधीर कुलकर्णी अब नहीं रहे हैं, उनकी जो वाइफ है वो वहाँ प्रिंसिपल थी, तो मेरा अनुभव रहा वहाँ पे। तो उनके पास जी 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 तो क्या है कि कैसे वो चीजें ये ट्रेनिंग टीचर के साथ हम अगर बखूबी दे पाए तो जो आने वाली जनरेशन है वो उनको तभी पहुंचा पाएगी। हमारी जो अप्रोच है, तो ये सारी चीजें, जैसे मैंने गांधीनगर का आपको बताया कि जो अनुभव वहाँ जो मिले हमें, और गांधीनगर के अलावा अहमदाबाद, राजकोट, बड़ौदा, सूरत, यहाँ पे भी कई साथी हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो अपने आप में वो एक उम्दा अनुभव था जी। बहुत अच्छा जी। हेमंदा भी हमारे बीच में है। और एक आप चूंकि अब जिस तरह से नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है, उसको अगर हम शास्त्रीय नाट्य विद्यालय कहा जाए, नाटकों का शास्त्रीयकरण वहाँ होता है, थिएटर का एक तरह से, लेकिन हम जो सीखते हैं वो लोक से सीखते हैं। लोक नाट्य से ही इस तरह के नाटक बने। 2-3 सवाल मेरे हैं सर। एक तो आपने जैसे बंगाल की भी बात आई, या अगर हम नैनीताल आप रहे तो गिरदा जैसे लोक कलाकार के साथ आपको सीखने का मौका मिला। तो इस तरह के जो लोक से आपने चीजें उठाई, उसका आपने जब अपने प्रोफेशनल थिएटर में किस तरह से इस्तेमाल किया, एक वो जानना चाहते हैं। और दूसरा एक सवाल है, एक दर्शक का था अभी कुछ देर पहले, वो पूछ रहे थे कि ड्रामा इन थिएटर और नहीं, ड्रामा इन एजुकेशन और थिएटर इन एजुकेशन में क्या अंतर है? ये नरेंद्र का परमाण जी हैं। हाँ, हेलो नरेंद्र। ये बेसिकली देखिए, ड्रामा इन एजुकेशन हो, थिएटर इन एजुकेशन हो, डांस इन एजुकेशन हो, म्यूजिक इन एजुकेशन हो, तो स्पेशली ये शिक्षा में जो इस तरह के प्रयोग हो रहे हैं, एक तो क्या है कि थिएटर और ड्रामा में फर्क क्या है, पहले तो यही देखना है। कभी आपने सुना है डॉक्टर साहब कि कभी ये बोला होगा तू बहुत बहुत थिएटर कर रहा है, तू बहुत थिएटरबाज है? कभी भी नहीं सुना होगा आम जीवन में। लेकिन कहना वो बहुत ड्रामा हो यार, तू बड़ा ड्रामाबाज है यार। तो आम भाषा में जो ड्रामा है, इस बेसिकली स्पॉन्टेनिटी जो उसी टाइम जो इंस्टिंक्ट में जो निकलता है। लेकिन व्हेन यू रिफाइन इट, व्हेन यू पॉलिश इट, जब आप इसकी फिनिशिंग करते हैं और आपके पास टारगेट आपकी ऑडियंस होती है, देन इट्स अ थिएटर। बट इन अ क्लासरूम सिचुएशन, जब आप एक क्लासरूम में हैं, वहां एज सच ऑडियंस बाहर से नहीं आ रही है। आप अगर सब ग्रुप में भी डिवाइड कर रहे हो उन 40-45 बच्चों को, तो विद इन दैट फ्रेम है, वो क्लासरूम के अंदर है। तो वहां पे आपका वो जो भी प्रक्रिया के तहत जो भी आप कर रहे हैं, वो उन्हीं 4 दीवारी के अंदर है, और वो कहीं ना कहीं इसमें वेरी क्लोज टू योर सिलेबस। आपके पाठ्यक्रम, आपकी जो भी पद्धति होगी, जो भी कन्वेंशन होगा, जो भी टेक्निक होगी, जो भी पेडागोजी होगी, वो उसके साथ तारतम्य मिलाता होगा। बेसिकली जो टीआई है, वर्किंग एडल्ट विद चिल्ड्रन, परफॉर्म बच्चे नहीं कर रहे, उसमें बड़े कर रहे हैं। ये ग्रिप्स का जो थिएटर है वो भी इसके काफी करीब है। इट्स नॉट ओनली कि वो इंटरटेनिंग का एक रिसोर्स बन गया, मनोरंजन का, नो, इशू बेस्ड कि आप क्या पहुंचाना चाह रहे हैं उनको, और बड़े लोग उसमें कर रहे हैं। हमने वो छोटे छोटे बच्चों के उस टाइम में किरदार निभाए जब हम क्वाइट मैच्योर थे, जब टीआई में अपने 30s में थे, या बाद वाले समय में अर्ली 40s में आ गए। लेकिन कहीं पे वो इवन हमारे साथी जो दूसरे रोल में होते थे, कि कभी भी वो मूछें या दाढ़ी कभी सामने नहीं आई है, मतलब वो लगा ही नहीं है, क्योंकि वो मिमिक्री नहीं थी, वो इमिटेशन नहीं था, वो मेक बिलीव था। और स्पेशली छोटे बच्चों में तो जो मेक बिलीव है वो इतना जबरदस्त होता है। अगर आप
क्लास फर्स्ट और सेकंड जो प्री स्कूल वाले बच्चे हैं, उनको अगर कुछ भी बोलोगे आप आबड़ा का डाबड़ा गिली गिली छू, अभी तुमको मैं जो होना चूहा बना दूंगा, बिल्ली बना दूंगा, ये मुझे बनना, मुझे ये बनना, परी बनना, राजा बनना। लेकिन बच्चों, जब तुम घर जाओगे, नोबडी विल रिकॉग्नाइज यू। आप बेल दोगे, नॉक करोगे, आपको पहचानेंगे, आप वही रहोगे, नहीं मुझे नहीं बनना। देन दे स्टार्ट लिटरली क्राइंग, क्योंकि मेक बिलीव उनका 100% रहता है। बड़े बड़े जैसे जाते रहते हैं, मैच्योर हो जाते हैं ना, ये तो बना रहे हैं सर, ये मैम तो हमें जो है ना वो कर रहे हैं। लेकिन छोटे बच्चों के अंदर वो इतना ज़बरदस्त होता है। जैसे मैंने आपको ये वाला जो त्रिपुरा वाला जो बताया, आज के तारीख में वहाँ जो भी हो रहा है टीचर्स के लिए स्पेशली, वो कहीं ना कहीं रूट वहीं से है, जो हमने वो काम किया था, हमने अडॉप्ट किए थे उस टाइम में वो, और रात दिन वो जो कार्यशाला की उनके साथ, तो वो चीज़ें हमने पहले एक्सपेरिमेंट की, किस एज के साथ आप कर रहे हो, कौन सी क्लास के साथ कर रहे हो। तो बाकी जो दूसरे ग्रुप थे वो सामने बैठ करके वो देखते थे, ऑब्जर्व करते थे, और उसी मेंटल लेवल के सवाल करते थे, और फिर हमने वो एक्सपेरिमेंट किए, चाहे वो मिडिल स्कूल का हो या सीनियर सेकेंडरी का हो। तो ये जो सवाल इन्होंने किया है, उसमें यही भेद है कि उसमें आप पाठ्यक्रम के काफ़ी नज़दीक होते हो और उस पद्धति को अपनी शिक्षण की अपनाते हो। यहाँ ऐसा नहीं है। और कहीं ना कहीं मुझे ये भी लगता है कि हमारा ये थिएटर, ये ड्रामा, ये म्यूज़िक, ये सारा का सारा एज ए थेरापी भी बहुत यूज़ होता है, एज ए क्लिनिकल अप्रोच। कई ऐसी चीज़ें होती है, ट्रॉमाटाइज हो जाते हैं, कुछ ऐसे एब्यूज़, तो एक टैबूज बन जाता है समाज में। तो उसको ओवरकम करने के लिए, जैसे JL मोरेनो एक बहुत बड़े हुए हैं ना, थिएटर ऑफ स्पॉन्टेनिटी को लेकर के उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। या उनके साथ ग्रीन एरा है, उन्होंने साइको ड्रामा पे बहुत अच्छा काम किया है। द इक्वस प्ले तो पूरा इसके इर्द गिर्द है। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं उस बोझिलपन से, उस डिप्रेशन से, उस एकाकीपन से उभारने का भी बहुत अच्छा काम करता है, जो भी इस तरह की हमारी चीज़ें होती हैं बच्चों के साथ। और दिल्ली में तो मैं कहता हूँ कि बहुत सारे हमारे साथी हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और उसमें एक तो ECPDT करके इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट को लेकर के, एक और है जो DU के अलावा इधर लिट करके, लिटरेचर आइडेंटिटी थ्रू थिएटर है, और एक जैसे 10% एक स्पोर्ट्स कोटा होता है, ऐसे ही इसमें भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में 10% ECA एक्स्ट्रा कल्चरल एक्टिविटी का एक कोटा होता है। तो जो भी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जो भी NGOs होती हैं कि नहीं हमें करना है, हमें सर्टिफिकेट चाहिए, ये करना है। अभी हमारा परफॉर्मिंग आर्ट जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो उत्तराखंड में है, ज़्यादा करके क्यों वहाँ जाते हैं, क्योंकि हर इंटरव्यूज यूनिवर्सिटीज़ के, रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट के, आप मास्टर हैं परफॉर्मिंग आर्ट में, अरे वहाँ मिलो, वहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी, वहाँ से कर लो, क्योंकि वो ज़रूरत है वहाँ, जो आपने बोला कि क्या ज़रूरी है। लेकिन कई जगहों में वो एक औपचारिकता भी बहुत ज़रूरी है कि आपने अगर वो किया देन यू कैन अप्लाई, अदरवाइज नॉट। तो इस तरह का। और फिर आप मुझे ये बताइए कि व्हाट इज एज अ टीचर, आप एक शिक्षक हैं, आप बच्चों के साथ इतना काम कर रहे हैं, आपका मापदंड क्या है मूल्यांकन करने का, इवोल्यूशन करने का पैरामीटर क्या है, क्राइटेरिया क्या है। तो इस पे भी ये है कि जो तमाम जो इस तरह के थिएटर इन एजुकेशन, ड्रामा इन एजुकेशन में जो लोग कर रहे हैं कि नहीं भाई, जो भी लोग आ रहे हैं तो ये है कि अटेंडेंस बहुत ज़रूरी है। वो कितना ही उम्दा हो, कितना ही वर्सेटाइल एक्टर हो, कितना ही आउटस्टैंडिंग ओरेटर हो या एमिनेंट डांसर हो, लेकिन अगर वो रेगुलर नहीं है, पंक्चुअल नहीं है, दूसरे लोगों का ध्यान नहीं रखता है, तो वो जो आपका कि नहीं 20% तो जो है ना, वो अटेंडेंस बहुत ज़रूरी है। 40% की हाउ ही शी इज डूइंग, कैसा कर पा रहा है। कई ऐसे रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट हैं जहाँ पे कि वो थोड़ा सा अलग तरह का है, वहाँ पे ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट का नहीं मुझे तो ग्लैमर की दुनिया में जाना है। चाहे वो आपका व्हिस्लिंग वुड्स सुभाष घई का जो इंटरनेशनल एक्टिंग इंस्टीट्यूट है, या आपका ना एक्टर्स प्रिपेयर अनुपम खेर का, या बैरी जॉन का एक्टिंग स्टूडियो है दिल्ली, या वहाँ पे, तो वो भी कहीं ना कहीं इस पैरामीटर को अपनाते हैं कि नहीं, जो भी एक्सपर्ट आया है, चाहे वो वॉइस स्पीच का आया है, चाहे वो मूवमेंट माइम का आया है, या कोरियोग्राफर आया है, या थियरी क्लासेस हैं, क्लासिकल इंडियन ड्रामा, मॉडर्न ड्रामा, वेस्ट ड्रामा, या बैक स्टेज की जो चीज़ें हैं, टेक्निक की प्रॉप्स है, सेट है, लाइट है,
तो उसने क्या कुछ किया और जो उसने ग्रहण किया स्टूडेंट ने, वो क्या किया उस थ्रू आउट तमाम जो फैकल्टी आए हैं, जो ओवरऑल जो इसको देख रहा है इंस्टीट्यूट, तो वो 40% हो गया। तो 20 और 40, 20 उसका हो गया, 60 हो गया। 20% वो ऐसा जो वो बच्चा अपने उस कल्मिनेशन में जहां पे ये एंड हो रहा है उस पर क्या कुछ वो कर पाता है ऐसा कि जो लगता है। और फिर आखिर का जो 20% है कि वो जो कुछ किया उसने कैसे उसको ग्रहण किया, उसको उसने उसका रिफ्लेक्शन क्या रहा, उसने कैसे उसको अपने नजरिए से देखा। तो इस तरह से वो मापदंड बनता है। और ये जरूरी भी है, ये स्कूल लेवल पे भी उतना ही जरूरी है, कॉलेज लेवल पे भी उतना ही जरूरी है, डाइट BLED BEd इनमें भी उतना ही जरूरी है। देयर शुड बी अ पैरामीटर, क्राइटेरिया, मापदंड। प्रभात और प्रीति सर का एक प्रश्न है सर, फिर से आपके लिए, स्क्रीन पर भी है। वो कह रहे हैं कि आज नाटक उत्तराखंड में एलीट कल्चर अपना रहा है, वही दोहराव की स्थिति, बेगम का तकिया, महाभोज, ताजमहल का टेंडर, पर लोकल माटी की जरूरत से नहीं आ रहा है। ये सवाल मैंने बहुतों से किया पर सब टाल जाते हैं, आप इसका कारण बताएंगे जरूर, आपसे उम्मीद कर रहे हैं। हाँ, वैसे गुरुजी ने तो खुद ही बहुत सारे नाटक लिखे हैं, पूरा कलेक्शन है उनका। तो ये भी एक सोचनीय बात है कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जब आप कोई भी प्रोडक्शन करते हैं, अब्राहम एलका जी हु इज नोन एज अ फादर ऑफ अ थिएटर, भीष्म पिता माना जाते हैं रंगमंच, उन्होंने जो भी पुराने किले में किया, वो जो लैंडमार्क प्रोडक्शन हुए हैं, चाहे वो तुगलक हो या दूसरे अंधा युग हो, चाहे वो उसके बाद दूसरे लोगों ने 70 के दशक में किया, तो कंपैरिजन शुरू होता है कि अरे यार वैसा। लेकिन आप अगर नई चीज करोगे तो देयर इज नो कंपैरिजन, वो आपकी एक फ्रेश होगी। तो लाभ डॉक्टर भट्ट का जिक्र करेंगे, अरे यार एक प्रोडक्शन उन्होंने किया था, वो क्या था, वो रावी पार या वो दो सुखों का दुख जो है ना, तो वो एक नई कृति होती है अपने आप में। तो ये बिल्कुल मैं सहमत हूँ उनके बात से, और ये करना चाहिए, इस तरह का बहुत जरूरी है। ये बड़ी अच्छी बात है सर कि आपको हमारे पुराने प्रोडक्शंस के नाम याद है। ये नहीं, अब आप इंटरनेशनल लेवल पे अगर आप कोई चीज करोगे, अगर आप अंतर्राष्ट्रीय फलक पे कुछ करोगे तो क्यों नहीं रहेगा। और थिएटर ड्रामा तो अपने आप में एक कैथारसिस है, वो कहीं ना कहीं हमारी आत्मा को शुद्धिकरण करता है, वो अपने आप में हर जगह में हमारी जीवन में भी ये कहीं ना कहीं रिदम में है। मेरा वो सवाल सर कहीं पीछे छोड़ गया कि आप जो फोक से जो आप सीख के जाते हैं उसको आप अपने रंगमंची प्रोफेशनल थिएटर में कैसे इस्तेमाल करते हैं, और वो छोड़ गया सर। जो हम फोक से सीख कर आते हैं उसको आप रंगमंच में कैसे इस्तेमाल करते हैं जी, ये सवाल है आपका। जैसे गिरदा की मैं बात करूं, गिरदा के साथ आप रहे, अरे आपने स्पेसिफिक करना था ना, हमें समझ में आ गया। गिरदा जैसे महान, मैं तो नतमस्तक हूं। और आपके देखो गिरदा एक मतलब बहुत छोटा सा संस्मरण है। मैं एक आपको कविता जरूर सुनाऊंगा, आप टाइम के हिसाब से देख लें, मुझे 2 मिनट की कविता जरूर सुनानी है, ठीक है? तो आप बता दीजिए। हाँ, तो गिरदा जब एक जो फाइनल राउंड होता है ना, उसमें क्या होता है कि वहां से टेक्स्ट आता है कि ये डायलॉग आपको याद करने के लाना है आपको। तो उसमें जो स्पीच आई मेरे पास, उमंगों भरी वो वाला जो है ना पूरा, तो मुझे वो तुगलक स्क्रिप्ट कहीं नहीं मिल रही थी। किसी ने बोला कि वो गिरदा के पास मिलेगी, और गिरदा जो है ना मल्ली ताल रहते हैं, इतना आंधी तूफान अंधेर, रिक्शा भी नहीं मिल रहा, मैं चला हुआ हूँ, भीग रहा हूँ तरबतर करके, और खटखटाया दरवाजा। गिरदा जो है सोच रहे हैं कि ये आंधी तूफान से हिल रहा दरवाजा, और तब उनके साथ वो लड़का भी रहता था, बाद में वो दिल्ली आ गया था। तो प्रेम रहा होगा, प्रेम। यस, प्रेम। और जब बारिश थोड़ी थोड़ी थमने लगी तो गिरदा ने कहा नहीं, ये somebody is knocking, ये कोई खटखटा रहा है। और देखा उन्होंने बेतर, अबे तो सुबह तक भी इंतजार नहीं कर पाया, इतनी रात, इतनी अंधेर तूफान वगैरह में चला है, क्या है? मैंने कहा सुना है कि आपके पास तुगलक नाटक है, और ऐसे सब मुझे जो है। तो उनके जुबान, मतलब मैं आज हमारे बीच में नहीं है कि भाई ऐसा जुनूनी आदमी NSD में तेरा हो गया है। उन्होंने ये जब टेलीग्राम आया था सबसे पहले मैं उनके पास गया था, वो अंधाई उन्होंने मेरे हाथ में थमाई, क्योंकि मैंने कहा जब तक मुझे प्री और पोस्ट का नहीं पता चलेगा मैं कैसे इसको तैयार करूंगा कि क्या कैरेक्टर है, क्या स्टोरी लाइन है। तो वो
मतलब मैं कहूँगा एनएससी में जाने का ये गिरदा अगर मुझे वो नहीं देते शायद उतनी तैयारी नहीं हो पाती। दूसरा, उनकी जो कविता है बच्चों के बस्ते को लेके, वो थोड़ा गुनगुनाइए आप प्लीज। उससे तो मैं इतना प्रभावित हूँ। और आप ही के तत्वाधान में वो कार्यशाला हुई थी हल्द्वानी में, कितने साल हो गए हैं। वो बस्ते वाली कुछ लाइनें जो है ना, कितना जबरदस्त सॉरी जी, वो कविता आप सुनाने वाले थे, वो यही थी या कोई और थी? नहीं, वो तो आजकल जो घट रहा है। वो तो कैसा हो स्कूल हमारा, हेमंदा उसको ज्यादा बेहतर सुनाएंगे। हेमंदा, हाँ, तो अपने आप है, उसमें पूरी टिट्टियाई समाई हुई है उस कविता में जी। तो गीता ने थोड़ी कोई एनएसडी का प्रोडक्ट वो किया है, लेकिन देखिए ना आप जो विजन है उनका जी, वो चंद पंक्तियां मैं चाहूंगा हेमंत बिशी आप। हाँ, वो है कि जहाँ न बस्ता कंधा तोड़े, जहाँ न पटरी माथा फोड़े, ये इसकी पंच लाइन है सर, जो मेन उनकी लाइन है, जो कॉर्पोरल पनिशमेंट है, ऐसा हो स्कूल हमारा। तो ये हमारे स्कूल के सारे बच्चे इसको याद करते थे। भट्ट जी सुनाइए तो, आज जरा लाइन में सुना देंगे। लय तो मेरी सर अच्छी नहीं है, लेकिन वो है कि जहाँ न बस्ता कंधा तोड़े ऐसा हो स्कूल हमारा, जहाँ न पटरी माथा फोड़े ऐसा हो स्कूल हमारा, जहाँ न सूट बूट का हुआ, जहाँ, मुझे भी लाइन याद नहीं आ रही है जी, जहाँ न हो झूठ का दिखा हुआ, जहाँ न हो झूठ का दिखा हुआ ऐसा हो स्कूल हमारा, जहाँ न हो सूट बूट का हुआ ऐसा हो स्कूल हमारा। और बहुत लंबी लाइन है काफी, अभी बहुत दिनों से मैं नहीं हूँ, तो बहुत खूबसूरत है। हाँ, तो वही मैं कह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं वो हमारे जड़ों में ये चीजें हैं, उसके लिए कोई एकेडमिक क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। इस तरह की बहुत उम्दा चीजें वो रिफ्लेक्ट होती हैं। तो कहीं ना कहीं कई चीजें जो मैं अप्रत्यक्ष रूप से अपने पहाड़ में कर रहा था, तो जब मैं एनएसडी में आया देन आई कुड रिलेट, ओ इसको ये बोलते हैं, ये तो मैं तब भी करता था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इसकी टर्मिनोलॉजी है। तो बहुत सारी चीजें आप अननोनली और इनडायरेक्टली बहुत कुछ करते रहते हैं। और मैं तो ये शिक्षक और जो चिल्ड्रन का जो रिलेशनशिप है, इसको एक, कहाँ गए हमारे भट्ट साहब? हेलो हेलो, बोलिए, उनका नेट थोड़ा, जी आप बोलिए, बोल दी सुन रहे यही सर, मैं यही बात बोलिए, मैं गीता की कविता, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये मैं बच्चे का जो दिमाग है ना, मैं उसको बड़ा ही क्षणभंगुर, बहुत ही फ्रेजाइल मानता हूँ। और बच्चे के अंदर ऐसी ट्रांसपेरेंसी रहती है, जैसे मैं देख पा रहा हूँ, इसके आर पार आपके चेहरे मुझे दिख रहे हैं। तो ये जो पानी का जो गिलास है, ये एक तरह का बच्चा है, और ये जो दूसरा गिलास है, ये अपने आप में जब मैं इसको इसमें उड़ेलूंगा, इस जल को, इस पानी को, ये ज्ञान है। अब इस ज्ञान को जब मैं इसमें बच्चे को ये दे रहा हूं, ये दे रहा हूं, अब यहां तक आने पे क्या होगा? ये अगर मैं फिर भी करूंगा तो क्या हो जाएगा? अगर ऊपर तक ये आ गया, इसके जो ये पूरा ये है, दिख रहा होगा आपको, और ऊपर तक क्या होगा? फिर यहां तक आने के बाद क्या होगा? उड़ेलते उड़े और ऊपर तक, अब क्या होगा? अगर मैं और उड़ेलते रहूंगा क्या होगा? पानी जो ये जो नॉलेज है, एक लिमिट तक ही लेगा, उसके बाद क्या होगा? है ओवरफ्लो होगा ना। तो क्या होता है कि कभी कभी ना सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है, वो उसके आगे क्षमता खत्म हो जाती है। तो क्यों आप अननेसेसरी, अनावश्यक रूप से जो है ना वो उसमें कर रहे हैं आप? तो बहुत जरूरी होता है ये इस तरह का। और दूसरा क्या है कि अगर मैं ये रख दूं, उसके बाद अगर हफ्ते बाद या 20 दिन बाद, महीने भर देखूंगा तो क्या हो जाएगा? इसका लेवल कम होगा, ज्यादा होगा? आवाज नहीं आ रही है। हेलो, मेरी मटेरियल हो जाएगा, संभवतः थोड़ा कम हो जाएगा। जी। तो ये जो एवापोरेशन है,
इसका अपने आप में जो कंडीशन है एवोपोरेशन की, कि हम जो है ना जो भी दे रहे हैं वो क्या होता है कि एक टाइम गैप अगर बीच में आता है तब ये चीज आ जाती है। तो एक निरंतरता बहुत जरूरी है। आपका जो एक शिक्षक और बच्चे के साथ जो टू वे कम्युनिकेशन है, लेकिन वो एपोपोरेट वाशमैन वो चीज नहीं होगी जो सचमुच का ज्ञान होगा, रियल नॉलेज होगा। वो वाशमैन या एपोपोरेशन उसी का होगा जो सूचना प्रदान होगा, सूचनाओं का भंडार जल्दी से हो जाता है, तो नॉलेज का डीप इम्पैक्ट भी पड़ता है, मेरा ये मानना है। उसके बाद ये भी हो सकता है कि हम बच्चे को जो भी पहुंचा रहे हैं शिक्षक के नाते, ये अचानक से रिसने लग गया है, लीकेज हो गया है, तो ये लीकेज तभी होगा जब हम बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना देंगे, इतना गड़बड़ कर देंगे। तो बहुत सरल सहज तरीके से उनको जानते हुए समझते हुए उन तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। और दूसरा चौथा जो लास्ट है वो है कॉन्टामिनेशन, कि कब ये प्रदूषित हो जाएगा। जब आप ए से शुरू करते हैं और पता चला जेड में जाते जाते जो है ना कहीं दूसरा ही ट्रैक ले लेते हैं, ऑफ द ट्रैक चले जाते हैं। नहीं, आपको वही यू हैव टू वेरी स्पेसिफिक टू द पॉइंट, ताकि वो उस तक पहुंचे। तो ये थोड़ा सा ही मैं एक प्रैक्टिकली थोड़ा सा इसको इंटरेक्टिव बनाते हुए, थैंक यू। तो मुझे आप बता दीजिएगा कि जब ये हम उस तरफ जाएंगे, ताकि तो ये अगर कोई सवाल है आप देखते रहिएगा, बताते रहिएगा। प्रभात उप्रेती सर कह रहे हैं कि बहुत बढ़िया कार्यक्रम आप करते हैं, पर जो विचारक आते हैं वो आपके गहन प्रश्न का उत्तर टाल जाते हैं, कह रहे। हाँ, क्या चीज? बढ़िया कार्यक्रम आप करते हैं पर विचारक आपके गहन प्रश्न के उत्तर टाल जाते हैं। जैसे जैसे आप बताइए मुझे। आप ये उन्होंने आपके लिए लिखा है सर, आज के शो के लिए लिखा है। मुझे लग रहा है ये आप बेहतर बता पाएंगे किसका उत्तर टला। नहीं, सर बता पाएंगे या उप्रेती जी बता पाएंगे? तो उप्रेती जी अगर इसको और अच्छे से बता पाए। उन्हें किस बात पर ऐसा लगा पता नहीं। मैं वो आप बता दीजिए, मैं वो कविता शेयर करूं? जी जी, स्वागत स्वागत जी। फिर उसके बाद ये जो एक ठहराव आ गया था, ये लोकल नहीं, नेशनल नहीं, ग्लोबल लेवल का ठहराव। समय ऐसा आया कि वो 2020 अपने आप में कोरोना वाला जो है उस लॉकडाउन के टाइम में लिखी गई है। इसका शीर्षक है नमस्ते। कभी रोजमर्रा ये जिंदगी सरपट भागती, कभी रोजमर्रा ये जिंदगी सरपट भागती, सड़क पर फर्राटेदार गाड़ियां हॉर्न बजाती। अब कोरोना महामारी से बदल गया सारा जहां, अब कोरोना महामारी से बदल गया सारा जहां, टिमटिमाते तारे समेटे हुए ये नीला आसमां। खूब झूमने लगे पेड़, सरसराने लगी पत्तियां, खूब झूमने लगे पेड़ और सरसराने लगी पत्तियां, मंडराने लगे जानवर, चहकने लगी पंछियां। क्या बात। जहरीली हवाओं से भरा धुआं थमसा गया, जहरीली हवाओं से भरा धुआं थमसा गया, कुदरत की गोद में सुकून से दिल रमसा गया। पुरानी भूली बिसरी आदतों को फिर से जाना, पुरानी भूली बिसरी यादों को फिर से जाना, घर परिवार के साथ अपने मिल बैठकर खाना। रहेंगी याद हमेशा ढेर सारी बातें मुलाकातें, रहेंगी याद हमेशा ढेर सारी बातें मुलाकातें, अपनी जिम्मेदारी से भरे लम्हों की दिन रातें। आखिरी पंक्तियां हैं। फिलहाल ना हाथ मिलाना और नहीं गले लगना, फिलहाल ना हाथ मिलाना और नहीं गले लगना, सिर्फ दूर से ही मुस्कुराते हुए बस नमस्ते कहना। तो ये इस कोरोना की दौर पर समर्पित और एक से मेरी तैयार हो रही है, जो मैंने ऑनलाइन में ये जो कार्यशाला में जो स्टूडेंट्स थे, पार्टिसिपेंट थे, उनके साथ भी किया। वो कहीं ना कहीं
टैगोर का जो अमल जो चरित्र है उसमें, उसको मैंने आइडेंटिफाई किया आज के इस परिप्रेक्ष्य में कि कैसा महसूस कर रहा है आज का वो जन जो कहीं ना कहीं वो चार दीवारी में अंदर है और बाहर के लिए मचल रहा है। तो ये यानुस कोर्चॉक की पूरी ज़िंदगी के आसपास है, जो वार्सो पोलैंड के हैं। उन्होंने ऑर्फनेज में बहुत काम किया था। उनका जो असली नाम है, ओरिजिनल नाम है, वो तो हेनरी गोल्डस्मिथ है, लेकिन यानुस कोर्चॉक के नाम से उन्हें जाना जाता है। तो वो भी इसी कोरोना काल में मैंने तैयार किया है और इंग्लिश में है, लेकिन मैं उसको चाह रहा हूँ मल्टीलिंगुअल, हिंदी में भी हो, ओरिजिनल लैंग्वेज में भी हो, ताकि दूर दराज के जो बच्चे हैं उन तक वो पहुँचे। तो जो डाकघर है टैगोर का, वो वहाँ पे हुआ था उस टाइम में, आज से 78 साल पहले 1942 में। वो जब वो गैस चैम्बर में ले जाया जा रहा था तो उन्होंने बच्चों के साथ रहना वो विकल्प चुना। उसने कहा नहीं, उनको कहा जा रहा था कि नहीं आप बच सकते हैं, उसने कहा नहीं मैं इन्हीं के साथ। तो जी वो कविता आ गई सर जो आप सुनना चाह रहे थे गिरदा की। दीपक मेहता जी हमारे मित्र हैं, शिक्षक हैं। हाँ, हो ग्रेट। पोखर में तो उन्होंने बढ़िया कविता भेजी है कि कैसा हो स्कूल हमारा। ये इसका शीर्षक है गिरदा की कविता का, और ये स्क्रीन पर भी लाइव है जो दर्शक पढ़ना चाहें। तो जहां न बस्ता कंधा तोड़े ऐसा हो स्कूल हमारा, जहां न पटरी माथा फोड़े ऐसा हो स्कूल हमारा, स्कूल हमारा, जहां न अक्सर कान उखाड़े ऐसा हो स्कूल हमारा, जहां न अक्सर कान उखाड़े ऐसा हो स्कूल हमारा, और जहां न भाषा जख्म उभारे ऐसा हो स्कूल हमारा। क्योंकि भाषा भी कई बार शिक्षकों की बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो कह रहा है कि जहां अक्सर कान उखाड़े ऐसा हो स्कूल हमारा, और जहां न भाषा जख्म उघाड़े ऐसा हो स्कूल हमारा, जहां अंक सच सच बतलाएं। गिरदा कहते थे, हेमंदा को याद होगा जब हम साथ में सुनाते थे इसको, तो कहते थे कि वो आंकड़े जो है सबसे बड़े झूठ है आजकल, आंकड़ों से बड़ा झूठ कोई नहीं है। तो कहते थे कि जहां अंक सच सच बतलाएं ऐसा हो स्कूल हमारा, और जहां प्रश्न हल तक पहुंचाए ऐसा हो स्कूल हमारा। जैसा कि अभी प्रभात ने कहा कि जहां अंक सच सच बतलाए, जहां मतलब एक का मतलब एक ही हो, उसमें कोई 420 ही ना हो, बदमाशी ना हो अंकों में। वो कहते थे कि जहां अंक सच सच बतलाए ऐसा हो स्कूल हमारा, और जहां प्रश्न हल तक पहुंचाए। ऐसा नहीं कि स्कूल से हम नया सवाल लेके घर आ गए, हमारे प्रश्नों का हल स्कूल में मिले। आजकल उल्टा हो रहा है। बिल्कुल तो बिल्कुल। कि जहां प्रश्न हल तक पहुंचाए ऐसा हो स्कूल हमारा, और जहां न हो झूठ का दिखा हुआ। पता लगा टाई वाई और बढ़िया यूनिफॉर्म पहने हैं और अंदर कुछ और ही है, शोबिज। तो जहां न हो झूठ का दिखा हुआ ऐसा हो स्कूल हमारा, और जहां न सूट बूट का हुआ ऐसा हो स्कूल हमारा। जैसे आपने कहा स्वर्ण सर की, जब सब एक साथ एक राउंड में बैठते हैं तो बच्चों को लगता है कि ये हमारे बीच का ही आदमी है, टीचर जो है। बिल्कुल। तो वही बैरियर को खत्म करने की बात गिरदा इन लाइनों में कह रहे हैं कि जहां न हो झूठ का दिखा हुआ ऐसा हो स्कूल हमारा, और जहां न सूट बूट का हुआ ऐसा हो स्कूल हमारा। और बहुत गजब की लाइन है आगे कि जहां किताबें निर्भय बोले ऐसा हो स्कूल हमारा। गिरदा कहते थे किताबों में भी किताबें भी डरती हैं, किताबें भी जो कुर्सी है, सत्ता है, उसके हिसाब से लिखी जाती हैं। तो गिरदा कहते थे कि वो दिन आना चाहिए कि जब किताबें भी निर्भय हो, किताबों में सच हो। तो किताबें वही बोलती हैं कि जो उनसे बुलवाया जाता है लिखने वालों की ओर से। जी जी। तो कहते हैं जहां किताबें निर्भय बोले ऐसा हो स्कूल हमारा, और मन के पन्ने पन्ने खोले ऐसा हो स्कूल हमारा। मन के पन्ने पन्ने खोले ऐसा हो स्कूल हमारा। तो ये कविता तो अपने आप में एक मतलब मुझे लगता है कि दुनिया की सबसे उम्दा कविता है ये। और जैसे जी भी तो ये तो हमारे गिरदा उत्तराखंड के हैं, जो बात इन्होंने गिज्जू भाई की थी गिरीशन जोशी जी ने भावनगर में, गुजरात में, जो उनका दिवा स्वप्न है। यही फिलॉसफी उसमें दूसरे तरीके से है। ऐसे जीतू कृष्ण की मूर्ति का, ऐसे ही हमारे टैगोर का है, ऐसे ही गांधी जी। मतलब हमारे हिंदुस्तान में भी अलग अलग लोगों ने अपने अपने ढंग से वो आइडियोलॉजी कल जो भी इनपुट दिया है वो सराहनीय है, नो डाउट। तो कोई हमारे अगर जो जुड़े हुए हैं कोई सवाल हो तो आप देखिएगा, मुझे बताइएगा तो आई कुड रिस्पॉन्ड। जी रजनीकांत शुक्ला जी ने एक बहुत बड़ा कमेंट किया है दिल्ली से। रजनीकांत सर कह रहे हैं कि सुंदर पेड़ घने हों जिसमें कमरे स्वच्छ बने हों, जिनमें अध्यापक मन लगा पड़ा है, खुद खुश हों और हमें हंसाए, सारा दिन मस्ती से गुजर जाए,
विषयों में रुचि सभी जगह रुचि जब तभी पढ़ाएं, एक साथ मिल सब जुट जाएं, छुपे अंधेरे सब मिट जाएं, फैले ज्ञान किरण उजियारा, घर पर बिल्कुल ठहर न पाए। ऐसा हुआ समय तो भागे आए, रोके पापा चाचा माए, पर न रुके खिंच खिंच आ जाए, चुंबक जो लोहे को पुकारा, ऐसा हो स्कूल हमारा। वाह वाह सर, या बहुत बढ़िया सर, बेहतरीन। शुक्ला जी थैंक यू बहुत अच्छे, रजनीकांत शुक्ला जी फॉर शेयरिंग दिस। बहुत अच्छे साहित्यकार हैं, दिल्ली में ही शिक्षक हैं सर रजनीकांत जी। आपसे मुलाकात रही होगी एनएसडी में कई टाइम में, आते रहते थे टाइम। जी जी तो खैर हम कार्यक्रम के अंतिम चरण में हैं सर, जी और जी मैं गिरीश जोशी सर से अनुरोध करूंगा कि वो आज के सवाल का जवाब दें, जिसका बहुत देर से उत्तर सवाल का इंतजार कर रहे हैं लोग, और वो कई लोगों ने उत्तर भी दिए हैं। उसके बाद सर स्वर्ण सर कोई और बात जो छूट रही हो, आप बताना चाहते हो, या हेमंदा के मन में कोई सवाल हो, तो फिर उस पर चर्चा करेंगे। जी सर, जोशी सर। नहीं, आज का उत्तर जहां मैं अपने स्क्रीन में देख पाया आ गया था। इस प्रश्न का उत्तर है वो बेंगलोर कब था, और प्रश्न का उत्तर है विंस्टन चर्चिल, जो बाद में इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर बने। वो 1893 में बेंगलोर पहुंचे थे और 1896 में वो बेंगलोर छोड़ के नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में चले गए थे। लेकिन वो एक लेजर में एंट्री है कि उन्होंने 13 रुपये अभी उस बेंगलोर क्लब के देने थे। और ये एक सुप्रीम कोर्ट में एक बार किस्सा भी हुआ था, ये वो शायद रजनीकांत शुक्ला जी ने उसका कमेंट भी लिखा है। तो विंस्टन चर्चिल उत्तर है। मैंने इस प्रश्न को उत्तर इसलिए दिया था आज ये, क्योंकि आज 1 नवंबर है और आज कर्नाटका डे है। कर्नाटक जो था वो आज के दिन स्थापित हुआ था, और इसलिए सभी जितने कर्नाटक के हमारे वो अरलिकट्टे जी आए थे और ये आए थे, उन सबको बहुत बहुत बधाई कर्नाटक डे की। और ये प्रश्न का उत्तर विंस्टन चर्चिल है। तो शायद चंद्रकांत जोशी जी ने उत्तर दिया, तो उनको बहुत बहुत बधाई कि उन्होंने सही उत्तर दिया। चंद्रकांत जोशी जी ने सबसे पहले सही उत्तर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद चंद्रकांत जी को, और उनको शुभकामनाएं। और उनसे अनुरोध है कि हमें मैसेंजर पर अपना पता और फोन नंबर जरूर भेज दें, ताकि हम उनका पुरस्कार उन तक भिजवा सकें, चंद्रकांत सर का। शुक्रिया सर। तो हेमंत सर, कुछ और आप स्वर्ण सर से कुछ, डॉक्टर साहब से कुछ बात करना चाहेंगे? हेमंत सर तो उसमें आने वाले थे ना, हमारे भारंगम का जो सैटेलाइट था, तो सुनने में आ रहा था ये एंकरिंग करने आने वाले हैं देहरादून में। तो हम तो बेताबी से प्रतीक्षा कर रहे थे, लेकिन नहीं तो वहाँ मुलाकात हो जाती, जो इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल। हाँ सर, वो आना था, लेकिन वो मैं सही कह रहा हूँ ना? प्रॉब्लम हुई थी सर। जी बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, मुझे आना था सर। एक आप जितने आपने बैरी जॉन जी ने जितने आपको नाटक पढ़ने के लिए दिए, जितने भी स्टूडेंट्स को, और उस पर डिस्कशन हुआ, या जितने भी आपने कहा कि ये एजुकेशनल साइकोलॉजी पे काम हुआ है, इन्होंने काम किया, उन्होंने काम किया, भारतीय विचारक या भारतीय मनीषी कोई ऐसे हैं जिन्होंने शिक्षा के ऊपर कुछ थिएटर को लेकर काम किया? मतलब हमारे मिडिल उसमें, हम चाहे कह दें हम गुलाम थे, हम मुगल काल में थे, हम ये थे, तो ऐसे कौन से भारतीय मनीषी हैं जिनको आप से भरत को छोड़ दीजिए, उसका नाट्य शास्त्र उनका छोड़ दीजिए, लेकिन ऐसे जिनको हम बहुत बहुत यूज करते हैं कि ये भारतीय, इन्होंने चाइल्ड साइकोलॉजी के ऊपर ये काम किया, कोई ऐसे भारतीय नाम है? नहीं, वो आप खुद ही आप बता चुके हैं। एक तो वही हमारे गिजू भाई जो भावनगर गुजरात से हैं, इसके अलावा जीतू कृष्णमूर्ति की तमाम जो उनकी जो बुक्स हैं, मैंने तो पूरा, जब वो उनका सैनिटरी ये 100 साल हुए थे, तो मैंने पूरा कलेक्शन लिया था, तो उनको भी काफी मैंने पढ़ा, अलग अलग वॉल्यूम है उनके। उसके बाद हमारे रवीना टैगोर का हो गया, इवन ये आपके कुछ चीजें जो लेटर्स के जरिए जो गांधी जी के हैं, तो इस तरह के तो रहा है बराबर। लेकिन इसके अलावा ऐसा सच अगर कहीं हैं भी हैं, तो मुझे लगता है कि हमारे नज़रों से शायद वो हाँ, तो मुझे लगता है कि दिवा स्वप्न अपने आप में बहुत कुछ करता है। ग्रेट बुक, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। एक प्रश्न आपके लिए आया है सर, कार्यक्रम के अंत में एक प्रश्न मैं लेना चाहूंगा। राकेश चान्ना जी हैं, दिल्ली के शिक्षक हैं, ये पूछ रहे हैं कि क्या टाइम है टीचर्स के लिए स्पेसिफिक वर्कशॉप होती है, कृपया बताएं। हाँ, टाइम में ये सच अलग से तो नहीं है, लेकिन जो समर वर्कशॉप होती हैं, तो उसमें जो अभी वहाँ पे जो सीनियर फैकल्टी हैं, प्रोफेसर अब्दुल लतीफ खटाना, उनसे आप संपर्क करें। तो समर में तो ये है कि बाहर से भी वो बुलाते हैं तमाम लोगों को,
एज एन एक्सपर्ट, एज एन असिस्टेंट, अलग अलग जो सेंटर होते हैं, तो उसी में ही वो पहले इंटरनल वर्कशॉप होती है और फिर आपस में जब जेलिन हो जाते हैं सब लोग एक कॉमन प्लेटफॉर्म में, तो फिर अलग अलग सेंटर में होते हैं। उस तरह का तो है। बाकी कहीं किसी जगह के लिए आपको चाहिए, जैसे अजय चौबे जी हरिनगर स्कूल में है, उन्होंने इनसे कहा कि नहीं, हम अपने टीचरों के साथ कार्यशाला चाहते हैं, हाउ टू यूज थिएटर एज एन एजुकेशनल टूल। तो आई वॉज ऑल्सो वन ऑफ द एक्सपर्ट। तो एक जगह हमारे दूसरे साथी हैं वो कुलदीप, हम वहाँ गए। एक 2 कैटेगरी में उन्होंने डिवाइड किया था, एक टीजीटी और पीजीटी। बीच बीच में ऐसे मूवमेंट भी आए थे जहाँ आपस में आदान प्रदान भी हुआ था। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बाहर भी बखूबी काम कर रहे हैं। जैसे मैंने वो आपको तमाम DU का बताया, शिवनागर यूनिवर्सिटी का बताया, ये सब जैसे अजय मनचंदा है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो है इस तरह का, वो संपर्क करेंगे तो ज़रूर। इवन हमारी ऑर्गेनाइजेशन या त्रिपुरारी जी, यस, त्रिपुरारी जी बीच में रही हैं इंचार्ज, जब अब्दुल जो इसके इस टाइम पे इंचार्ज हैं वो ऑन लीव थे 1 साल के लिए, तब वो बीच में आई थी त्रिपुरारी शर्मा, और उन्होंने बखूबी अब वो सेवानिवृत्त हो गई हैं, एक्टिंग के प्रोफेसर रही हैं। आप सही कह रहे हैं। टाई कंपनी दूसरे स्कूलों में भेजती है, जैसे हफीज खान वगैरह या गुलशन वालिया जी वगैरह दूसरे स्कूलों में भी जाके वर्कशॉप करते हैं। वो दे आर ऑल स्पॉन्सर्ड बाय टाई और NSD। यस, नॉर्थ ईस्ट में तो ज्यादा ही है। ये कि सवाल आया व्हाट इज टीचर इन रोल। एक्चुअल में अगर हमें लग रहा है कि कोई भी एक प्रक्रिया के तहत कोई बच्चा कमजोर है, ही इज नॉट एबल टू गेट इन दैट कैरेक्टर, तो उसमें क्या है कि टीचर खुद जो है उस कैरेक्टर को लेकर के उसको आगे बढ़ाता है। और व्हेन ही थिंक्स कि यस नाउ वो पर्टिकुलर बच्चा आगे कैरी ऑन कर सकता है, तो वो धीरे से अपने को विड्रॉ करता है। तो वो ये है कि वो खाली एज ए टीचर ही नहीं, एज ए फैसिलिटेटर ही नहीं, बट कभी कभी ही शी कैन पुट ऑन द कैरेक्टर, जो चरित्र है। तो दैट इज द टीचर इन रोल, जो डॉरोथी हेडकोट ने बखूबी इसको, आप उनकी किताब पढ़िएगा, और जो तमाम किताबें हैं, मुझे लगता है कि भंडार है ये आप जितना पढ़ेंगे, जितना अपडेट अपने आप को करेंगे, उतना ही आप अच्छा काम करेंगे। जी, फिल्म खामोशी सर, खामोशी, जिसमें वहीदा रहमान राजेश खन्ना को ट्रीट करते 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 उस रोल में आती हैं, और बाद में वो जी या तो ऐसे बहुत सारे हमारे साथी हैं जो बहुत उम्दा काम कर रहे हैं अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने हिसाब से। तो कोई और अगर सवाल है तो बताइएगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका डॉक्टर DN भट्ट जी, और जो हमारे विशेषज्ञ हैं गिरीश जोशी, पूर्व निदेशक CCRT, हेमंत बिश जी, और हमारे मुकेश प्रसाद बहुगुना कहाँ गए, वो उनको मेरा वो कन्वे कर दीजिएगा। और इसके अलावा उन साथियों का, उन दोस्तों का जो रूबरू हुए हैं इस द टीचर्स शो में, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जी, मैं भी अपनी ओर से, अपने टीम की ओर से आपका बहुत बहुत आभार ज्ञापित करता हूँ सर। और आपने इतना बहुमूल्य समय हमें दिया। इतने, हालांकि आपके अनुभव इतने ज्यादा है कि 100 कम है, उसके लिए हम जानते हैं। 100 तो आपका टाई के अनुभव के लिए ही कम है, बाकी बातें अगर छोड़ भी दें। लेकिन चूंकि हमें थोड़ा थोड़ा एक परिचय आपका देना था, ताकि जो लोग इस फील्ड में काम करना चाहते हैं वो आपसे संपर्क करें कभी, या हमारे थ्रू आप तक पहुंच, तो और आपके जो अनुभवों का विस्तार पूरे देश में हो, पूरे देश के शिक्षक साथी सीखें आपके अनुभव से। हम तो सीखते ही रहते हैं। तो बहुत बहुत आभार आपका मित्रों। कल शाम 7 बजे द टीचर शो के 142वें एपिसोड में हम चलेंगे महाराष्ट्र। कल महाराष्ट्र से हमारे साथ होंगी ज्योति बेलवले जी, जिन्हें अभी हाल ही में राष्ट्रपति पुरस्कार मिला है। और ज्योति बेलवले जी से हम सीखेंगे कि शिक्षा में प्रौद्योगिकी का, टेक्निक का इस्तेमाल हम कैसे करके उसको रोचक बनाएं। जैसे आज हमने सीखा कि रंगमंच का इस्तेमाल करके कैसे उसको बेहतर बनाएंगे हम अपने शिक्षण को। तो कल ज्योति बेलवले जी हमें बताएंगे कि जो नई एजुकेशनल टेक्नोलॉजीज हैं, IT है, इन सब का इस्तेमाल करके हम कैसे और बेहतर इस आने वाले कोरोना काल के बाद जब स्कूल खुलेंगे तो कैसे आकर्षक बनाएंगे। तो ज्योति बेलवले जी से कल मिलने जरूर आइएगा शाम 7 बजे।
और अभी तक के 140 एपिसोड हमारे यूट्यूब चैनल विविधा पर उपलब्ध हैं। अगर आप उन्हें देखना चाहते हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मेरा तो अनुरोध है कि सारे अपने जितने भी शिक्षक मित्र हैं, छात्र हैं, उनको स्प्रेड कीजिए। हमारा एक एपिसोड पूरी एक किताब के बराबर है। जितना ज्ञान आपको एक किताब पढ़ने से मिलेगा, उतना ही ज्ञान आपको हमारा एक एपिसोड देख के मिलेगा। ये मैं दावे से कह सकता हूँ। और मुझे लगता है कि हमारे स्क्रीन पर बाकी जो 3 लोग देख रहे हैं वो भी इस बात से सहमत होंगे। बिल्कुल। तो आज के लिए इतना ही मित्रों। कल शाम ठीक 7 बजे हम मिलेंगे। स्वर्ण रावत सर का आभार ज्ञापित करते हुए हम इस वक्त आपसे विदा चाहेंगे। और कल शाम 7 बजे तक के हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार, शुभ रात्रि। चलो The Teachers Show. The Teachers Show है ये सरकार, The Teachers Show है ये सरकार। चलो जी हो जाओ तैयार, चलो जी हो जाओ तैयार, चलो जी हो जाओ तैयार। The Teachers Show है ये सरकार, The Teachers Show है ये सरकार। यहाँ हर टीचर सरकारी है और ये सबसे असरकारी है, असरकारी है। हमारा शो सब पर भारी है, ये जब से शुरू हुआ जारी है, जारी है, जारी है। The Teachers Show है ये सरकार। चलो जी हो जाओ तैयार, चलो जी हो जाओ तैयार। The Teachers Show है ये सरकार, The Teachers Show है ये सरकार, The Teachers Show है ये सरकार। The Teachers Show.